बिजनेस करते वक्त किन 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि जिससे बिजनेस बंद नहीं हो और आगे जाकर हम उसको बहुत बड़ा बना सकें। आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आप बिजनेस के लिए बने हो। आपने कोई ऐसा बिजनेस किया जो अभी तो अच्छा चल रहा है, अभी तो बहुत लोग उसमें आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़े समय के बाद वहां पर आपको कोई स्कोप ही ना बचे। तो आप 3 चीजें देखो किसी भी बिजनेस में। मैं भी बिजनेस शुरू करना चाह रहा था, मैं भी जब जॉब में था, तो नॉलेज है नहीं, तो सेफर साइड के लिए हमें दिमाग में क्या आता है, या फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाना है, तो अब क्या सेफ रहेगा? फ्रेंचाइजी लेना सेफ रहेगा या खुद का बिजनेस शुरू करना सेफ रहेगा? तो फ्रेंचाइजिंग में थोड़ी सी फ्रेंचाइजी फीस देकर किसी और ब्रांड के साथ जुड़कर आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, फिर जब फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो बहुत सारे मैंने देखा है बहुत जल्दी बंद भी होती हैं। क्या गलती होती है इसके अंदर? कई बार तो ओवर एक्सपेक्टेशन होते हैं। हिंदुस्तान में 126 यूनिकॉर्न्स है, आपको पता है 126 में से 95 यूनिकॉर्न्स लॉसेस में है। एक ही ब्रांड की तो फ्रेंचाइजी है, एक चल रही, एक नहीं चल रही। मैं अभी वैन हुसैन में गया था, फ्रेंचाइजी स्टोरी था, दे अटेंडेड मी वेरी वेल। अब लिवाइस में चले जाओ, एक मैनेजर है और एक लड़का है, उन्होंने कॉस्ट कटिंग की हुई है। मैं 5-10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, और वो किस बिजनेस की तरफ सोचे? आप प्री स्कूल का बिजनेस में जा सकते हो। दूसरा, तो किस बिजनेस को फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए, अपनी फ्रेंचाइजी बनानी चाहिए? देखो, आप जब तक नहीं कमा रहे दूसरों को कमा के नहीं दे सकते हो। आपकी एसओपी प्रॉपर बनी हुई हो। एसओपी मतलब? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, यानी कि आपका अपना विकास में। हमसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर बिजनेस करें या जॉब करें। उसमें तो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस करें? बिजनेस करें या फ्रेंचाइजी लें? क्या अंतर है इन दोनों में? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं उस शख्सियत को आपके साथ मिलवाने वाला हूं जो भारत में जाना माना नाम है, जो फ्रेंचाइजीज कैसे शुरू करनी है, अगर आपको अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना है या आपको फ्रेंचाइजी लेनी है, उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज हमारे साथ हैं फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर मिस्टर आशीष अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बुलाया है अपने एपिसोड में। थैंक यू सो मच। इंडिया में ना हर दूसरा आदमी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, और अक्सर एक गलती हमने देखी है, बिजनेस शुरू करता है और 6 महीने बाद वो उसे बंद करना पड़ता है, वापस जॉब पे जाना पड़ता है उसे। तो बिजनेस करते वक्त किन 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि जिससे बिजनेस बंद नहीं हो और आगे जाकर हम उसको बहुत बड़ा बना सकें? ये 3 चीज़ें क्या हैं, मैं एक फार्मूला में बताता हूँ इसको, IAS फार्मूला। आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक के देखो, अपने इनर सेल्फ में, कि क्या आप बिजनेस के लिए बने हो। कैसे पता लगेगा? कैसे पता चलेगा? आज आप कोई व्यापार करना चाह रहे हो तो आपके अंदर उस बिजनेस के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं है। ओके। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप फैमिली प्रेशर में करोगे, या फिर लोगों को देख के करोगे, या फिर इस लालच में करोगे कि फलाना बंदा तो उससे अच्छा कमा रहा है, मैं भी कमा लूंगा, और आप उसे कंटिन्यूटी में नहीं कर पाओगे, तो फिर आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाओगे। मतलब जिस बिजनेस में मैं बोलूं कि आज आपको कोई बिजनेस करना है, आप 5 मिनट उसके बारे में बोल के दिखाइए। जिस बिजनेस के बारे में आप 5 मिनट लगातार बोल नहीं सकते ना, उस बिजनेस में आप तरक्की नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट उस बिजनेस में है कि नहीं है। आज आपका कोर इंटरेस्ट जिस भी टॉपिक पे होगा ना, आप पूरा दिन उस पर बात करवा लो, आप पूरा दिन बात करोगे उस पर। और जिस पे कोर इंटरेस्ट नहीं होगा, उस पर 5 मिनट बात करने में आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। तो पहली चीज है इंटरेस्ट चेक कर लो कि जो बिजनेस मैं करना चाह रहा हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। दूसरा, आज जो समय आ गया है, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, AI का युग आ गया है, हर चीज में कंपटीशन है। तो आज आपको कोई भी व्यापार चलाने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए उस व्यापार को चलाने के लिए। आज आपको वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए ना। आज आपको कोई दुकान खोलनी है तो आपको परचेजिंग आनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए, ग्राहक को कैसे टैकल करे, कन्विंस कैसे करे, ये स्किल्स आनी चाहिए ना। अगर आपको नहीं आती हैं तो पहले सीखो कहीं जॉब करके, उसके बाद आप उस बिजनेस में आओ, किसी मेंटर के साथ सीखो। तो एबिलिटी जरूर चेक करो कि जो मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं उस बिजनेस को करने की एबिलिटी मेरे अंदर है कि नहीं है। पहला हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हो गया एबिलिटी। तो तीसरा जो है स्कोप। आज मुझे जो बिजनेस करना है, अगले 5 साल उस बिजनेस में कितना स्कोप है। कहीं मैं कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहा जो अभी बस थोड़े समय के लिए 3-4 महीने चलेगा, उसके बाद पता नहीं है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। या फिर जो डिक्लाइनिंग में है, जैसे आज आप डीजल वाहन की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करो,
आप बोलोगे कि ट्रक तो डीजल हैं, बसेस तो डीजल हैं, गाड़ियां भी डीजल आ रही हैं, नई नई गाड़ियां भी आ रही हैं, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है कि हम डीजल सारे बंद करेंगे। तो ऐसे में आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, स्कोप नजर नहीं आ रहा है। आपने कोई ऐसा बिजनेस किया जो अभी तो अच्छा चल रहा है, अभी तो बहुत लोग उसमें आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़े समय के बाद वहां पर आपको कोई स्कोप ही ना बचे। तो आप 3 चीजें देखो किसी भी बिजनेस में, इंटरेस्ट आपका है कि नहीं उसमें, एबिलिटी है कि नहीं करने की, और तीसरा स्कोप उसका कितना है। ये IAS में हमेशा बोलता हूं, ये चेक कर लो। ये 3 चीजें हैं ना, तो बाकी सब चीजें आप हायर कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अकाउंट्स नहीं आता है तो एक CA वाला बंदा हायर कर लो, अकाउंटेंट हायर कर लो। आपको सेल्स नहीं आती है तो सेल्समैन हायर कर लो, ठीक है ना। आपको कोई भी ऐसी चीजें जो नहीं आ रही है उसके लिए आपको एक पर्सन मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब उस व्यापार में आपका इंटरेस्ट होगा, उस बिजनेस में स्कोप होगा और उसको चलाने की एबिलिटी आपके अंदर होगी। ये 3 चीजें बस चेक करो। ये 3 चीजें नहीं है ना तो फिर तरक्की बड़ी मुश्किल है। पॉइंट तो बहुत सॉलिड दिया आपने। ये IAS फॉर्मूला मुझे लगता है सबको यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और सवाल आता है कि जब बिज़नेस शुरू करते हैं ना, जब मैं भी बिज़नेस शुरू करना चाह रहा था, मैं भी जब जॉब में था, तो नॉलेज है नहीं, मेरे फादर भी बैंक में रहे हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं रहा जिसमें बिज़नेस की ज़्यादा समझ हो। तो सेफर साइड के लिए हमें दिमाग में क्या आता है, या फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और पैसा लगाना है 2, 5, 6 लाख रुपए, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाना है, तो अब क्या सेफ रहेगा? फ्रेंचाइजी लेना सेफ रहेगा या खुद का बिजनेस शुरू करना सेफ रहेगा? सबसे पहले समझने की जरूरत है कि फ्रेंचाइजी है क्या। क्या फ्रेंचाइजी कोई FD है कि फिक्स डिपॉजिट है कि भाई 5 लाख 10 लाख रुपए लगाए और हर महीने का एक तय ब्याज आएगा ही आएगा? ओके भाई फ्रेंचाइजी FD नहीं है। फ्रेंचाइजी भी बिजनेस ही तो है। बस फर्क क्या है, जब आप अपना बिजनेस करते हो या फिर आप फ्रेंचाइजी लेते हो, दोनों में फर्क क्या है? जब आप अपने नाम से बिजनेस करते हो तो आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, इनिशियल रिस्क आपको लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि कुछ परचेजिंग में आपको दिक्कत आए, कुछ इक्विपमेंट्स में दिक्कत आए, इनिशियल मार्केटिंग में दिक्कत आए, मार्केटिंग का प्रोसेस बनाने में, SOP बनाने में, इन सब चीजों में आपको दिक्कत आए, परेशानी आए। ये सब चीजें एक ब्रांड पहले से कर चुका है, उसे पता है कि प्रोडक्ट बनाया कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाई जाती है, कौन सी मशीनरी चाहिए, कैसे बिकेगा, हर चीज पता है। वो बोलता है कि तुम मेरे नाम से शुरू कर लो ना, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा पहले दिन से ही। तो वो अपना नाम दे देता है, अपनी SOP दे देता है, अपना नो हाउ दे देता है, और हम इसे क्या बोलते हैं कि मैंने अपना बिजनेस ना शुरू करके किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली है। उसने अपना काम कर रखा है, बेसिक काम है, आपको वो जीरो से स्टार्ट नहीं करना बिल्कुल, पड़ेगा। आपको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है ना। इनिशियल ठोकर खाने से आप बच जाओगे। लेकिन क्या फ्रेंचाइजी इस बात की गारंटी होती है कि आपको हर महीने प्रॉफिट आएगा? फ्रेंचाइजी में जीरो गारंटी है। जो भी इंसान ये सोच के फ्रेंचाइजी ले रहा है ना कि मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, अब हर महीने मुझे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, तो वो इंसान कभी भी फ्रेंचाइजी ना ले, फिर कभी ना ले। उसको समझना पड़ेगा कि मैं एक बिजनेस ही कर रहा हूं। बस उसको बिजनेस स्टार्टअप कराने में मुझे एक ब्रांड की हेल्प मिल गई, पहले दिन ही मुझे एक नाम मिल गया, मुझे एक सिस्टम मिल गया। अब उसे मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, उसकी ग्राहक तो लेकर आने ही पड़ेंगे, दुकान तो खोलनी ही पड़ेगी। मतलब जो बेसिक काम है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेसेस हैं, वो तो उसे करने ही पड़ेंगे। तो आप क्या रिकमेंड करते हो, अगर 5 से 10 लाख रुपए लगाने हैं तो फ्रेंचाइजी से शुरू करना चाहिए या? इट्स नॉट अबाउट मनी, आप कितना पैसा लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पता क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस बिजनेस करने की समझ है कि नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं देखो, अगर समझ होती तो फिर फ्रेंचाइजी हाँ, क्यों लेते हैं? क्यों लेते थे? हाँ, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। आज सपोज करिए कि आपको एक मेंस वियर का काम करना है, बड़ी सुंदर आपने बास्केट पहनी हुई है, मैं कहता हूँ आपको इसी का बिजनेस करना है, ठीक है। आपको क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है क्या? नहीं आती। अब जब आपको आइडिया नहीं है कि कितने कपड़े में ये बास्केट बनी है, ये कपड़ा कहाँ से खरीदारी हुआ, ये बटन कहाँ से आए, इसकी स्टिचिंग कैसी हुई, ये सारे आइडिया आपको नहीं है। अब आप क्या करोगे? ये तो मिल जाएगा मार्केट में, आप किसी दर्जी के पास जाओगे, वो बोलेगा ठीक है ये बास्केट मैं आपको 2000 रुपये में स्टिचिंग करके दे दूंगा। मैं आपको एक ऐसा ट्रूथ बताने वाला हूं, सारे दर्शकों के कान खड़े हो जाएंगे सुनकर, आप ध्यान से सुनना। आप आज जो रिटेल में आप जब भी जाते हो, मैं कहता हूं 2000 रुपये बेयर मिनिमम केवल इसकी स्टिचिंग है आज के दिन। बिल्कुल है। कपड़े की कॉस्टिंग में बात ही नहीं कर रहा, कपड़ा चाहे 1000 का लो, चाहे आप 10,000 का लो, चाहे आप 50,000, कितना भी महंगा कपड़ा ले लो, स्टिचिंग की हम बात करते हैं। 2,000 रुपये कम से कम स्टिचिंग। आप बोलोगे स्टिचिंग कराता हूं, कपड़ा होलसेल में खरीद के लाता हूं और बेच देता हूं, इसमें है ही क्या? आपको पता है यही बास्केट जब आप होलसेल में बनवाओगे
तो 200 रुपए में स्टिच होती है। 200 रुपए में? 200 रुपए में स्टिच होती है। 2000 और 200 में 2200 में बहुत बड़ा फर्क है। तभी तो बिजनेस पैसा कमा पाएगा। अगर हर चीज रिटेल में बेच खरीदेगा तो रिटेल में बेचेगा किसको? कि मेरे मन में सवाल तो था, क्योंकि बास्केट जो आती है मान लो जैसे भी है 2-2.5 रुपए में मार्केट में अच्छे से अच्छे ब्रांड की मिल जाती है। 200-250 रुपए में स्टिच होती है। बाकी डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, कहीं 50 रुपए ज्यादा, कहीं 50 रुपए कम, ये स्टिचिंग इतने की हो जाती है। उसके बाद कपड़ा लगा लीजिए, आप सब चीजें लगा लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको मिलेगी ही नहीं पहले दिन स्टिचिंग एक कॉस्ट में। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका ये पुश्तैनी बिजनेस नहीं है, आपने कहीं से नॉलेज नहीं ली है, आपको पता नहीं है कि कितना कपड़ा लाकर होगा। पहली चीज तो आप कॉस्ट ऑफ स्टिचिंग में नुकसान उठा लोगे, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान पता है कहां उठाओगे? दूसरा नुकसान उठाओगे, सपोज करिए बास्केट बनती है, जब आप अपने टेलर पे जाते हो बोलता है कि 1.5 मीटर कपड़ा ले आना। अब ये जो बल्क में बनती है ना, तो यही चीज 1.25 मीटर कपड़े में बन जाती है। आज के दिन मैं बोलता हूं कि 500 रुपए मीटर का भी कपड़ा है तो 125 रुपए का फर्क आ गया सीधा। अगर आपने 1000 पीस बास्केट बनाई, अगर 1000 पीस महीने की बेच रहे हैं तो 125 रुपए इंटू 1000 कर लीजिए, कितना हो गया? 1.25 लाख रुपए। बहुत बड़ा अंतर हो गया। 1.25 लाख रुपए महीने का आप नुकसान कर रहे हो। कहां? सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग में, मतलब सिर्फ और सिर्फ बनाने में। अब जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो ये 1.25 लाख रुपए का नुकसान आपका बचता है, ये स्टिचिंग कॉस्ट का नुकसान बचता है। कौन सा कपड़ा चलेगा? अब हो सकता है कि आप कॉटन ले आए, अब चलता है इसमें ग्लेज कॉटन है, शायद अंतर ही ना पता हो लोगों को। ठीक है ना? तो आपको उसके अंदर की बातें नहीं पता है। तो जब आपको किसी बिजनेस के अंदर की बातें नहीं पता है, उस समय पर किसी ऐसे इंसान पर विश्वास कर लिया जाए जो पिछले 5 साल से काम कर रहा है, जिसके 5-10 स्टोर चल रहे हैं, जिसके दुकान पर लोग आकर खरीदारी करके जाते हैं, और जो ये भी कहता है कि भाई ये वाला कपड़ा अगर तुम्हारे यहाँ नहीं बिका तो मुझे वापस कर देना, बदले में कोई और ले लेना। अगर आपने अपना बनवाया, मान लीजिए 10 लाख का स्टॉक बना लिया, वो नहीं बिका, तो आप किसको रिटर्न करोगे? किसी को नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने किसी की फ्रेंचाइजी ली और वहां पर कपड़ा नहीं बिका तो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रिटर्न होगा, उसकी पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। बट ऑब्वियसली मैक्सिमम ब्रांड्स की पॉलिसी होती है, अच्छे ब्रांड की लोग है तो ठीक है ना, सबकी पॉलिसी होती है कि गुड्स एज इट इज कंडीशन में आप विद इन ए टाइम फ्रेम रिटर्न कर सकते हो। कंडीशन खराब हो गई, आपने यूज गलत तरीके से किया, उसको सही तरीके से रखा नहीं, आपने डस्ट लगा दी, मतलब देयर आर मेनी कंडीशंस, तो ऐसा कुछ किया तो फिर बट ऑब्वियसली आपने मिसहैंडल किया है तो वो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी तो है। तो फ्रेंचाइजी इसलिए लें जब आपको उस बिजनेस की नॉलेज ना हो, जब उसके इन डेप्थ में आप ना गए हो, आपको ये नहीं पता है कि मैं परचेजिंग सस्ती कैसे करूं, मैं अपना रिस्क मिनिमाइज कैसे करूं। तो फ्रेंचाइजिंग में थोड़ी सी फ्रेंचाइजी फीस देकर किसी और ब्रांड के साथ जुड़कर आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए फ्रेंचाइजी लें। मतलब ये एक, अगर कोई लेमैन आ रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, उसको एक सेफ अगर जाना है तो ये एक तरीका हो सकता है, ये बेस्ट तरीका है। लेकिन एक बात बताओ, चलो ये तो आपने कपड़े का एग्जांपल दिया, ये बहुत सारे भी होंगे। एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे मेरे शहर में जैसे एक चाय का रेस्टोरेंट लगा, अब चाय के लिए भी फ्रेंचाइजी बिकती है। हाँ बिल्कुल। अब उसका क्या लॉजिक है? टेस्ट का लॉजिक है। ऐसा हुआ है कभी आप 4 दोस्तों एक ही जगह चाय पीने जाया करते थे जबकि 40 और स्टोर होंगे? बिल्कुल होता था। टेस्ट पसंद आता है? जो लोग नॉर्थ कैंपस से पंडित जी की चाय पिए कभी आपने? तो वो एक क्वालिटी होता है, आपने क्या मिक्सचर बनाया है। मेरा एक ब्रांड है सलगर अमृतुल्य चाय वाला, कोल्हापुर का ब्रांड है। वो पहले गन्ने का रस का ठेला लगाया करता था। उसने देखा कि गर्मियों में तो चल जाता है गन्ने का रस, सर्दियों में चलता नहीं है। उसने क्या किया कि बोला कि सर्दियों में चाय बेचना शुरू करता हूँ। अब उसने 4 अलग अलग ठेले लगाता था, चारों पे चाय बेचना शुरू किया। एक जगह बिक्री आ रही है, एक जगह नहीं आ रही है। उसको समझ में आया कि चारों जगह अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं मेरे, तो करूँ क्या? उसने एक मिक्सचर बनाया कि भैया ये मिक्सचर एक तय क्वांटिटी में है, 1 किलो दूध में इतना मिक्सचर डालो, इतनी देर तक उबालो, एक जैसी क्वालिटी आएगी। उसने ये काम किया और ये काम करते ही उसके चारों जगह सेल आनी शुरू हो गई। उसने समझा कि अब मैं 4 के 40 भी कर सकता हूं, तो 4 के 40 किए। आज 400 से ज़्यादा आउटलेट है उसके, अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, कम से कम 50 से ज़्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। किस काम के लिए? केवल वो मिक्सचर बनाने के लिए। ना खुद बना रहे हैं बल्कि दूसरों को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एक अलग लाइन ऑफ बिजनेस मिल गया। तो चाय हो या फिर मैं कहता हूं कोई भी काम हो, आज पंचर वाले की भी है। आज पंचर वाला तो पंचर ही लगाएगा ना गाड़ी में, तो पंचर वाले के नाम से आपके खुले हुए हैं अलग अलग स्टोर्स। आप क्या बिजनेस कर रहे हो? अगर आपने बिजनेस में एसओपी डाल दी, एक प्रोसेस डाल दिया कि बस
आपको कुछ नहीं करना, ये काम करना है, आपका काम बन जाएगा। दूसरा, फिर ब्रांड भी कोई चीज होती है। आज चाय के बड़े बड़े ब्रांड हैं। वही तो समझ में नहीं आता कई बार भाई। एक सिंपल कैफेटेरिया खोलना है जिसके अंदर कॉस्ट बहुत नॉमिनल सी आती है कि आपको सैंडविच मेकर चाहिए या आपको ग्रिलर चाहिए, ठीक है, 2-5-7 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। अगर मैं, लेकिन जब भी जैसे फ्रेंचाइजी की तरफ जाएंगे, अब उसके अंदर पूरा कॉस्ट का ये पूरा डिफरेंस आ जाएगा, उसका इंटीरियर का डिफरेंस आ जाएगा, ब्रांड का फर्क आ जाएगा, ब्रांड का नाम वो जो यूज करते हैं, जो भी जिसकी लेता है, चाहे जैसे पिज्जा बनाना है, अब पिज्जा के इतने सारे आउटलेट्स हैं। हाँ जी। तो अब उसके अंदर समझ में नहीं आता, इसमें तो खुद सीख कर भी तो किया जा सकता है, फिर फ्रेंचाइजी क्यों लेनी है? हर एक बिजनेस, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद सीखकर कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन खुद सीखकर करने में आपका एक टाइम फ्रेम जाएगा, एक क्वालिटी सेट करने में आपका एक टाइम जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी। आज आप दुकान खोलते हो ना सर, आज पहले दिन से आपका खर्चा मीटर डाउन हो गया, कहते हैं उसको, खर्चा चालू है, आपकी कमाई आए ना आए। जितने भी व्यापारी इस बात को सुन रहे हैं ना, बस एक बात, आप इस बात को गांठ मार लो, दुकान खोलते ही पहले दिन से आप नुकसान में आना शुरू कर देते हो, पहले मिनट से आप नुकसान में आना शुरू कर देते हो। कमाना तो आपको पड़ता है पूरे महीने में, ताकि पहले उस नुकसान को या उस खर्चे को कवर करे और बाद में कुछ कमाकर अपने घर लेकर जाए। तो लाइकवाइज आप कोई भी काम सीख कर सकते हो। फ्रेंचाइजी क्यों लें? आज आप चाय वाला है, पिज्जा वाला है, बर्गर वाला है, मोमोज वाला है। आज क्या वाओ मोमोज को आप क्या मानते हो? छोटा मोटा ब्रांड है। आज क्या कैसे बन गया इतना बड़ा ब्रांड? ठीक है ना। आज पिज्जा हट, आज मैकडोनल्ड्स, 42,000 आउटलेट है पैन इंडिया, सॉरी वर्ल्ड वाइड। इंडिया में तो 1819 हुई है, वर्ल्ड वाइड 42,000 आउटलेट्स हैं। अब राशन की दुकान में क्या खास बात है? 7-Eleven राशन की दुकान, मतलब उसे सुपरमार्केट स्टोर बोलते हैं, यहां मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं। राशन की दुकान 74,000 आउटलेट्स हैं, 74,000 आउटलेट्स हैं। तो आखिरकार होता क्या है, आप जब किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करते हो, ठीक है ना, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। जब आप मार्केट करते हो तो लोग बोलते हैं अच्छा 7-Eleven है, मैकडोनल्ड है, वैन हुसैन है, ठीक है ना, बीबा है कुर्ती के लिए, ठीक है ना। आपको बैंक जाना तो HDFC बैंक जाना है जी, ठीक है ना। आपको चाय वाला जाना है तो भैया चाय सुट्टा बार जाना है, या फिर सुख चाय पे जाना है आपको, ठीक है। तो आप ये जो ब्रांड जब सामने आते हैं ना, वो मल्टीपल जब जगह खुलते हैं तो लोगों के साथ उसका कनेक्शन बन जाता है। जब आप कोई नई जगह जाओगे, सपोज करो कि आज अभी तो आप दिल्ली में हो, दिल्ली में आपको सब पता है, दिल्ली नोएडा में, कि अच्छा चाय वाला कहाँ है, अच्छा डोसे वाला कहाँ है। आज आप मद्रास जाओगे, मेरे साथ जो हुआ मैं अपना वाकया बताता हूँ। हाँ, मैं, मेरी वाइफ और बच्चे, हम लोग गए चेन्नई, गए हम लोग चेन्नई गए, हमें अच्छा डोसा ही ना मिले। हमने कहा लोकल खाएंगे मजा आएगा, लोकल खाएंगे मजा आएगा। हम चले गए लोकल पे खाने के लिए, वो पत्ते में डाल के दे दिया और टेस्टी ना आए। हमने 2-3 जगह पैसे खराब किए और बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना भैया हम खाने पीने वाले लोग हैं तो भैया तृप्ति चाहिए, कुछ और मिले ना मिले। फिर लास्ट में हमें नजर आया सरवना। जैसे सरवना देखा हमने, अच्छा ये तो दिल्ली में है, CP में, वही वाला ब्रांड है। घुस गए अंदर, बैठ के खाना खाया तो मजा आ गया। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं कहाँ खाऊं? ये बात तो सही है, वो ब्रांड से ही तो आएगा ना। क्योंकि आज आपको बर्गर खाना है, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं मैकडोनल्ड में चले जाओ तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ यार, मेरे को जो बर्गर दिल्ली में मिल रहा था, नोएडा में मिल रहा था, वो बर्गर यहाँ मिल गया, मैं यहाँ कुछ खा सकता हूँ। ट्रू। अदरवाइज नई जगह जाओगे, पैसे भी लग जाएंगे और आपको वो स्वाद भी नहीं आने वाला है। तो ब्रांड इसीलिए चलते हैं ना, लोग अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? आज बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, कहीं भी काजू कतली ले लो आप, सेम मिलेगी, सेम मिलेगी आपको। वो टेस्ट आएगा यार, घर वाला टेस्ट है, अपना सा कुछ है। अच्छा, फिर जब फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो बहुत सारे मैंने देखा है बहुत जल्दी बंद भी होती हैं। तो क्या गलती होती है इसके अंदर जिसके चक्कर में आपने पूरा पैसा लगाया, फ्रेंचाइजी भी ले लिया आपने, बहुत स्मार्ट मूव ले लिया, फिर बंद क्यों हो जाती? देखो बड़ी चीज़ क्या है ना, कई बार तो ओवर एक्सपेक्टेशन होते हैं। मतलब मैं आप ही की लैंग्वेज में बोलूँ, बड़े धूमधाम से शादी होती है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होने लगे आजकल तो शादियों में, फिर कुछ महीनों में तलाक भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो होता है ओवर एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ा जो कारण है, आपने एक्सपेक्ट ज्यादा कर लिया। आज आपने कोई फ्रेंचाइजी ली, सपोज करिए 10 लाख रुपए लगा के ली, आपने सोचा था कि इसे 1 लाख रुपए महीना कमा लूंगा, और 4 महीने बीत गए, पता क्या चल रहा है, हर महीने 20,000 50,000 रुपए घर से जा रहे हैं। तो आपने, चूंकि आपका ब्रांड के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, अभी तक आपको उससे प्यार हुआ नहीं है, ठीक है ना। व्हेन यू आर इन लव यू विल गिव टाइम,
ठीक है ना। जब प्यार हुआ नहीं है तो आप बोलोगे 4 महीने हो गए, मैं नुकसान नहीं झेल सकता, बंद करता, बंद कर दोगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो एक तो कारण ये होता है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन ले लेते हो। दूसरा का बड़ा कारण क्या होता है कि आप अर्ली लॉसेस को बियर नहीं कर पाते हो। और अर्ली लॉसेस कोई भी बियर कर लेगा, बस क्या है कि आप जब फ्रेंचाइजी बेच रहे हो तो मिस सेलिंग मत करो। आज मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ, बहुत सारे मैं कंसल्टेंट को जानता हूँ, बहुत सारे ब्रांड ओनर्स को जानता हूँ जो फ्रेंचाइजी देते वक्त मिस सेलिंग करते हैं। अरे नागरू जी, ये वाला ब्रांड लो ना सर, आप साल भर के अंदर सर आपके कैपिटल बाहर आ जाएगी, पूरी पूंजी बाहर। आप पूछोगे कोई रिस्क है? अरे कोई रिस्क नहीं जी। रिस्क क्या है जी? मैं 1 साल से बेच रहा हूं, देखो मैंने 10 स्टोर के 50 स्टोर कर लिए, क्या नुकसान है जी? अच्छा, बेचते वक्त ही अगर आपको ये बोला जाता कि नागरू जी आखिरकार बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें होती हैं। अब आप एक नई जगह व्यापार कर रहे हो, वहां पर आपको हो सकता है कि नुकसान भी उठाना पड़े, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको समय देना पड़ेगा, आपका माइंड शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली आपको बेचते वक्त आपको वो ट्रेनिंग, एजुकेशन और आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं किया गया। आपका माइंडसेट कहां था? दुकान खोली और कमाई चालू हो गई। जबकि जब आप रियलिटी में आते हो तो मिलता कुछ और ही है। मतलब फ्रेंचाइजी का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से कमाने लग जाओगे, गलती से भी नहीं है। एक्चुअली मेरे दिमाग में भी इसलिए सवाल है क्योंकि ना जयपुर में मेरे एक दोस्त ने स्टोर खोला था गारमेंट्स का, लुधियाना का अच्छा ब्रांड था। तो उसने साथ साथ जब उसका वो ब्रांड नहीं चल रहा था, फ्रेंचाइजी लिया उसने, बहुत सारी शायद कंप्लेंट्स होंगी, वॉट एवर जो भी था, तो उसने अपना खुद का कुर्तियों का काम शुरू कर लिया उसने। अब वो उसको वो चला रहा है, उसने ब्रांड बंद कर दिया वो। तो ये समझ में नहीं आया, मैंने कहा वो ब्रांड बंद करके खुद का कुर्तियों का काम कर रहा है, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। लेकिन अब इन एंड आउट तो उसको पता होगा। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 2 साल ब्रांड चलाते हैं, फिर वो बोर्ड उतार देते हैं, फिर अपना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कई बार हमारे मन में क्या है कि मुझे अपना नाम चाहिए, ठीक है ना। एक कारण तो बड़ा ये होता है कि मुझे अपने नाम से करना है, ठीक है। सीखने के लिए फ्रेंचाइजी ले ली, जब सारा काम सीख गए तो फ्रेंचाइजी छोड़ दी। बहुत लोग ऐसा करते हैं। मैं एक राय दूंगा, ऐसा करने से पहले हमेशा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के क्लोजेस को पढ़ें। मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेंचाइजी कभी भी लीगल में जाती नहीं है। वो बोलती है ठीक है ये नहीं कर रहा, कोई और आ जाएगा, बिजनेसमैन है, व्यापार करना है, जिसका जैसा मन है वैसा करे। लेकिन अगर वो लीगल पे गए तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, पहली चीज़। तो पहला कारण तो ये होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमें फ्रेंचाइजी जो ब्रांड हमने लिया है, जिसकी फ्रेंचाइजी ली है, उसके साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा, सर्विसेज नहीं मिल रही, सही टाइम पे सप्लाईज नहीं आ रही हैं। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है मेडिकल स्टोर का, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उसके पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर स्टोर्स हैं। कल परसों ऐड भी आया उसका। हाँ, बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब उसने क्या है कि दुकान तो खुल गई उसकी बहुत सारी, अब अलग अलग जगह दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही। अच्छा, अब दवाई आज चाहिए तो आज ही चाहिए ना, मेडिसिन तो ऐसी है, ठीक है। अब वो ऑर्डर किए हुए आज 1 महीना हो गया, दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो उस बेचारे का काम खराब हो रहा है। अब वो दुकान खोल ली है, उसने तो कमाने के लिए खोली है ना। उसने आपके ब्रांड में तो आपका कोई हिस्सा है नहीं। कल को आप 1000 करोड़ के बनोगे तो उसे 100 रुपये भी नहीं देने वाले हो आप, ठीक है ना। वो उसको तो बेचारे को बेच के ही कमाना है। उसे सर्विस नहीं मिलेगी तो वो काम करेगा जो उसके कैपेसिटी में है, जो उसे इजी लग रहा हो करने के लिए। तो लाइकवाइज आपके जो जयपुर वाले दोस्त हैं, उन्हें लगा कि भैया गारमेंट के दुकान में काम नहीं हो रहा है, वहाँ के डिज़ाइंस नहीं बिक रहे, वहाँ पर मुझे महंगा मिल रहा है, तो जयपुर कुर्तियों का गढ़ है, किसी मैन्युफैक्चरर पे जाता हूँ, बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा माल देता रहा, बेचता रहूँगा, पैसा देता रहूँगा, हो सकता है उधार में माल मिल गया हो, ठीक है ना। अब उसने बेचना शुरू किया, प्रॉफिट आना शुरू हुआ होगा, बोल क्या रखा है बोर्ड में, उतारो अपना लगाओ। तो समटाइम्स तो हम विद अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट में या खुद के इच्छाओं के लिए करते हैं कि मुझे अपना नाम बनाना है। दूसरा, कई बार क्या होता है, फ्रेंचाइजी की तरफ से सही रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते, सही सर्विसेज नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी की वजह से हम लोग फ्रेंचाइजी का बोर्ड हटा देते हैं और अपना काम कर लेते हैं। बुराई दोनों केसेस में नहीं है। अच्छा, मान लो कोई फ्रेंचाइजी अपने बुक कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं कि इस फ्रेंचाइजी के साथ जाना है, तो किन 3-4 बातों का ध्यान रखें क्योंकि वो गलती ना करें जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे लोग मिस सेल कर देते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखें फिर हम? देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, ध्यान रखने वाली बात, कि आप जिस भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, अगर वो नया ब्रांड नहीं है, ऑलरेडी उसके 10-20 आउटलेट खुले हुए हैं, तो फ्रेंचाइजर को बिना बताए, ब्रांड को बिना बताए, किसी 2-3 आउटलेट पर 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे विजिट करो।
अच्छा, मतलब ये नहीं कि गए देखा कि हाँ भीड़ है ओके बाहर आ गए। 2-4 घंटे विजिट करो, आप जाकर वहाँ पर एज ए कस्टमर जाओ, आप देखो कि वहाँ पर कैसा ग्राहक है, कितनी भीड़ है। अड़ोस पड़ोस के चाय वाले से, किसी और भैया से पूछ लो कि यार इसकी भीड़ कैसी रहती है, काम कैसा रहता है। किसी फ्रेंचाइजर से अगर आपके हाय हेलो हो जाए तो उससे पूछ लो खुल के कि भाई कितना कमा पा रहे हो, क्योंकि फ्रेंचाइजर है ना, ब्रांड ओनर तो है नहीं, वो खुल के बता देगा। सही बात है। लोग अक्सर बता देते हैं, आप पूछोगे तब तो कोई बताएगा। तो पहला काम तो ये करें कि आप अपने लेवल पर रेकी करें। आप जेन्युइनली मैं बताऊं, अगर 100 लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं ना तो कोई 2 करते होंगे, 98 लोग ये करते ही नहीं है। चलो मैं तो उनमें से एक हूँ फिर। हाँ ठीक है, मतलब सिर्फ 2 ही लोग नहीं करते हैं अधिकतर लोग। नहीं तो जाके देखो ना, आप अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा लगा रहे हो और आप उसे आग में डाल रहे हो। क्या जा रहा है आपको देखने में, पहली चीज। दूसरी चीज, आप फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर भी लिखी होती है कि जब आप फ्रेंचाइजी लोगे आपको मार्केटिंग में क्या करना पड़ेगा, ब्रांड की तरफ से क्या मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस में आपको फ्रेंचाइजी रिवोक हो जाएगी। तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को खुद से अच्छे से पढ़ें। आपको खुद से नहीं पढ़ना आता है या फिर आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो कोई लीगल सहायता लें। यहाँ मुझे लगता है चूक कर जाते हैं लोग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने में। एक्सपर्ट्स की भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आपको मेंटर हमेशा हर चीज में, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप यहाँ पर आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको किसी ना किसी मेंटर की हेल्प लेनी ही चाहिए। लीगल केस में आप किसी लॉयर की भी ले सकते हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट की बात है तो किसी लॉयर से वेट करा लो कि ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, आप बताओ सही है कि नहीं है। दूसरी चीज ये हो गई, फ्रेंचाइजी वेट करा लेना। तीसरा, अगर फ्रेंचाइजी नहीं चली तो आपको ब्रांड एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या करेगा, सप्लाईज कितनी देर में आएंगी, आरओआई कितने समय में आएगी, ये सब चीजों की खुलकर बात करें। मतलब एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आप अच्छे तरीके से फ्रेंचाइजर के साथ डिस्कस करें। मान लो आप लेने जा रहे हो फ्रेंचाइजी, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या क्या डिस्कस करते हैं बताओ। भाई अगर मैं किसी फ्रेंचाइजी लेने जा रहा हूं, मैं मान लेता हूं किसी, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में चलता है क्या, खाने पीने का। हाँ, खाने पीने कपड़े, खाने पीने कपड़े, मतलब रोटी कपड़ा मकान ही चलता है जी, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं कोई फूड एंड बेवरेजेस की लेने जा रहा हूं तो मैं क्या पूछूंगा कि मुझे हमेशा एक जैसी क्वालिटी कैसे मिलेगी, वेंडर कौन होगा मेरा, उस वेंडर से मेरी बात करा दो एक बार। अच्छा, लेते वक्त बोलते थे हाँ सब बढ़िया हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो, आपके यहां पर आके बैठेंगे, हर चीज आपके यहां पर होगी। मतलब वो तो हर चीज बोलेंगे आपको, जब आप ले लोगे तो फिर उसके बाद दिक्कत। आप बात कर लो ना पहले वेंडर से पूछ लो, ठीक है ना, वेंडर से बात करा दो। इक्विपमेंट कहां से आएंगे, इक्विपमेंट्स अगर खराब हो गए तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई सर्टिफिकेट है क्या, कोई बिल है तो दिखा दो आप मुझे, ये सारी बात करूंगा। फिर उसके बाद मार्केटिंग आप कैसे करोगे, आप मार्केटिंग में बोल दोगे कि हाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। अच्छा, ये इतना वेग टर्म है डिजिटल मार्केटिंग, लोग बोलते हैं अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करेगा, बहुत अच्छा है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में क्या करेगा, खुल के पूछो। क्या वो क्या करेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे आपका एक गूगल में बिजनेस अकाउंट बना देंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट बना देंगे, सो जाएंगे। आप पूछो कि क्या रेगुलर उनमें पोस्टिंग्स होंगी, क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग लगेगी, क्या फेसबुक पे एड्स लगाएंगे, या फिर ग्राहक लाने के लिए क्या करोगे। अच्छा, आज मैं किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, मैं उसके प्रोडक्ट के साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि उस नाम की वजह से मुझे कुछ ग्राहक भी मिले, ठीक है ना। क्या उस ब्रांड में इतनी पावर है कि उस नाम पर मुझे ग्राहक आ रहे हैं, ये चेक कर लो ना एक बार। मैं जरूर चेक करूंगा, इंटरनली चेक करूंगा, अलग अलग दुकानों पर जाकर देखूंगा मैं क्या उस नाम से ग्राहक आ रहे हैं, ये जरूर आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपका रिपीट कस्टमर रेट क्या है, ये आपको पूछना चाहिए बात करना चाहिए आपको कि आज कोई ग्राहक आपके पास एक बार आ रहा है तो दोबारा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। इसको समझाओ। हाँ, देखिए आज एक ग्राहक लाने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, अब आप अपने ग्राहक लाने के लिए आप बोर्ड लगा रहे हो, ठीक है ना, होर्डिंग्स लगा रहे हो, पैम्पलेट्स बांट रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो, आप कुछ ना कुछ मार्केटिंग कर रहे हो ना। तो आपकी मार्केटिंग सपोज करिए ₹1,00,000 की करी, ₹1,00,000 के बदले आपका 2 लाख का सामान बिका, तो आपका 50% का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया।
या फिर लाख रुपए में आपके पास 50 कस्टमर आए तो 2,000 रुपए पर कस्टमर आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया। ओके, ठीक है ना, शायद इसको काउंट ही नहीं करते हम लोग। हाँ, करते ही नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट सपोज करिए है 20% और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है 15% या कई बार तो 22% आता है। आपने शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे ब्रांड देखे होंगे कि हमारा 10 करोड़ का रेवेन्यू है, वाह जी वाह, एड स्पेंड कितना है 11 करोड़ रुपए लास्ट में, ठीक है ना, वी आर बर्निंग, ये मतलब प्राउड के साथ ऐसे बोलते हैं वी आर बर्निंग, मतलब चूल्हे में बढ़ जा, मतलब तुम काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, सही बात है। ठीक है ना, मतलब अब धंधा कर रहे हो, अच्छा पहला महीना हो तो समझ में आता है, पिछले 3 साल से, अच्छा कुछ तो पिछले 5 साल से कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं सर। ऐसा मैं आपको एक डेटा बताऊं, हिंदुस्तान में 126 यूनिकॉर्न्स है। आपको पता है 126 में से 95 यूनिकॉर्न्स लॉसेस में है, नुकसान में है, और उनमें से कईयों के आईपीओ आ चुके हैं। जनता अपना पैसा डालकर आग लगाकर बैठी हुई है। नुकसान वाले ब्रांड्स में जनता ने पैसा लगा दिया सिर्फ इसलिए कि ब्रांड बड़ा है। लेकिन वो तो कहते हैं ना पेपर में दिखाने के लिए नुकसान है, वैसे नुकसान नहीं है। और पेपर, आपको तो पेपर के हिसाब से पैसा मिलेगा ना, फाउंडर क्या लेके गया उसको भूल जाओ, जनता को तो पेपर के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो फिर क्या करें, मतलब कैसे करेंगे बिजनेस? क्योंकि जब अगर इन लोगों के साथ डील करते हैं जो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं, तो आप तो इसलिए ले रहे हो ना कि आपका बिजनेस सेफ हो। इसी चक्कर में एक चीज आपने और नोट की होगी कि कई बार एक ही मार्केट में एक ही ब्रांड की 2 फ्रेंचाइजी हैं, एक चल रही एक नहीं चल रही। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखिए, मैं कमला नगर की बात करता हूँ, कमला नगर में मैकडोनल्ड्स है। मैं चूंकि हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे पता है, हमारे टाइम पे वो मैकडोनल्ड कहीं और होता था। अच्छा, वहां पर वो नहीं चला तो उसने हटाकर दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट किया, कमला नगर में ही। तो आज बिजनेस में लोकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है कि ग्राहकों की पहुंच कहां हो रही है। जैसे मैं दिल्ली के सदर बाजार की बात करता हूं, क्राउडेड इलाका है, रोज के 10-5 लाख लोग आते होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन आपको पैदल चलने की भी जगह नहीं होती, इतना क्राउडेड इलाका है। वहां पर आपने क्या किया, एक पिज्जा की दुकान खोल दी, बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी? भूखे लोग आते हैं, बेचारे सवेरे आते हैं, सर चलने के चांसेस ना के बराबर हैं। एक पिज्जा बनाने में आपको 25 मिनट आधा घंटा लगेगा, वहां खड़े होने की तो जगह नहीं है, कहां बैठ के पिज्जा खाओगे? वहां पर वो खाने की चीज चलेगी जिसको आप अगले 1 मिनट में 2 मिनट में सर्व कर सकते हो। पूड़ी की चल जाएगी, छोले भटूरे की चल जाएगी, समोसे की चल जाएगी, कचौड़ी की चल जाएगी, क्योंकि बने हुए हैं, सब्जी में डालना है, देना है फटाफट से, लोग चलते हुए खा लेंगे। इसकी सैंडविचेस की चल जाएगी। अच्छा, इस तरह से नहीं सोचा। समझ रहे हो कहने का मतलब? अब आपको लग रहा है कि ये हाईवे है जी, हाईवे पे मुझे बहुत बड़ा फ्रंटेज मिल रहा है, ठीक है ना, यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैकडोनल्ड खोल लेता हूं, डोमिनोज खोल लेता हूं। लोगों को हाईवे चलेगा ही चलेगा। अरे भाई, उस हाईवे के बगल में एक फ्लाईओवर जा रहा है, गाड़ी रोकने तक की जगह नहीं है। कई सारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप पे गाड़ियां नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका लोकेशन ऐसा हो गया है कि इस तरफ से भी गाड़ी आ रही है और फ्लाईओवर से भी गाड़ी उतर रही है। वो लोग घूम के नहीं आते हैं, लोग बोलते हुए 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप पे गाड़ी, हाँ ये होता है, पेट्रोल भरवा लेंगे। अरे भैया, वही पेट्रोल पंप जो पूरे हिंदुस्तान में, वो वहां पे क्यों नहीं चल रहा? सिर्फ लोकेशन की वजह से। पेट्रोल में चवन्नी का भी फर्क नहीं होगा। नीड भी है, कई लोग बोलते हैं कि वो बिजनेस करो जिसकी नीड हो। भैया, गाड़ी बिना पेट्रोल के चलेगी क्या? नीड भी है, चाहिए ही चाहिए। तो लोकेशन बड़ा मैटर कर जाती है कि एक जगह चल रही है, दूसरी जगह नहीं चल रही है। लोकेशन के बाद खाने पीने के बिजनेस में या फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करता हूं। यहां पर चलो वो अलग, हम लोग चले गए, हम किसी मार्केट में बात करते हैं जहां पर लोग रुक कर ले रहे हैं, कमला नगर, सरोजनी, लाजपत नगर, ऐसी मार्केट की बात करते हैं जहां पर खड़े होने की जगह है, रुकने की जगह है, ग्राहक देख रहे हैं। वहां पर भी अगर नहीं बिक रहा है तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है आपका बिहेवियर। देखिए, कई बार मैं दुकानों में जाता हूं, मैं सामान लेने गया, भाई साहब पसंद कर लिया, पैक होकर बिलिंग होने तक वो लोग हैरेसमेंट कर देते हैं पूरी। कैसे? भैया वो पैक कर रहे हैं, भैया वो लड़का कर रहा है, वो लड़का कर रहा है। मैं जाके बोलता हूं भैया पैक हुआ क्या? अरे कर रहा है ना, वो लड़का कर रहा है ना। बिलिंग, और भैया उस काउंटर पे बिलिंग होगी, ठीक है ना, वो बिलिंग कहां हो रहा है पता ही नहीं जी, बिलिंग कैसे हो रही है। एक सही सिस्टम नहीं है। कई जगह पर क्या होता है कि आपने सामान लिया, वो भाई जी बड़ा अच्छा चीज लिया आपने, आओ जी भाई जी, लेके जाएगा आपका काउंटर पर, इनका 400 रुपए का बिल है, कर दो, पेमेंट दे दो, जाओ जी। मतलब समटाइम्स आपको किस तरीके से डील की गई है, लोग फिर वहीं जाते हैं।
कई बार 5-10% महंगा होता है तो भी वहीं जाते हैं, जैसे फिर बास्केट पे आ जाते हैं आपकी बहुत सुंदर लग रही है आज। थैंक यू। तो मतलब कि आप कपड़े लेने जाते हो, आदमी कपड़े, आज के समय में ऐसा तो नहीं है कि लोग 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं, सबके पास 20 जोड़ी 25 जोड़ी कपड़े होंगे। अगर वो 26वीं जोड़ी लेने जा रहा है तो वो सुंदर दिखने के लिए जा रहा है, अपनी खुशी के लिए ले रहा है, मतलब ना प्लेजर के लिए खरीदता है आज के समय में आदमी। ठीक है। आज नीड के लिए नहीं खरीदता, प्लेजर के लिए खरीदता है। वहां पर कोई आपको रिसीव कर रहा है, कोई दिखा रहा है कि आपके सर आपके साथ तो ये वाला कलर फिट करेगा, आप पहन के देखो सर मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। एक बार आप सर आप बोलोगे नहीं पसंद नहीं आ रही सर, कोई बात नहीं, नहीं पसंद आ रही है, अगर ट्रायल रूम आप ट्रायल कर लो, आप बोलोगे बंदा बोल रहा है कर ही लो, करी आपको पसंद आ गई ले गए जी, ठीक है ना। बिना बोले उसने बोला कि ठीक है आप पहली बार आए आपको 5% डिस्काउंट दे देते हैं, यार बड़ा अच्छा आदमी है यार। मतलब उसने अपने बातों से अपने काम से अपना नाम याद करवा दिया आपको। तो व्यापार में सिर्फ ये नहीं कि आप बोलो क्वालिटी देखो जी, प्रोडक्ट देखो, प्राइस देखो, आपका बिहेवियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इस वजह से भी लोग नहीं जाते कि वहां पर तो जाओ आदमी ऐसे बैठा हुआ है। फ्रेंचाइजीज में मोस्टली कपड़ों के शोरूम पे तो मैंने यही फील किया है पर्सनली। हाँ, क्योंकि एक जब आप लोकल गारमेंट की शॉप पे जाते हो ना, तो वहां पर पूरी तरह आपको अटेंड करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि उसको बेचना है। लेकिन जब हम फ्रेंचाइजी स्टोर पे जाते हैं अच्छे से अच्छे ब्रांड्स में भी, तो वहाँ अटेंड भी नहीं करते हैं, वहाँ लगे हुए हैं कपड़े देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो आपको। तो ये अंतर तो है सर ये दोनों। बड़े ब्रांड की बात है नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं अभी वैन हुसैन में गया था, फ्रेंचाइजी स्टोर ही था, दे अटेंड मी वेरी वेल। लेकिन आप लिवाइज में चले जाओ, मैं ब्रांड का नाम लेके बोल रहा हूँ सर, आप लिवाइज में चले जाओ, एक मैनेजर है और एक लड़का है, उन्होंने कॉस्ट कटिंग की हुई है, उन्हें पता है कि मेरा प्रीमियम कस्टमर है, आएगा यही वाली जींस लेके जाएगा, कुछ और लेना ही नहीं उसने। और फिर दूसरा आप कितने ही खिंडालो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं कि अधिकतर जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि अधिकतर जगह पर सेल्फ सर्विस ज्यादा हो गई है आजकल। हाँ, जैसे कि आप खुद जैसे से देखो, जैसे जूते का जो काम है, जैसे हम कई बार मेट्रो या मोची पे जाएं या रिलायंस स्टैंड पे जाएं, तो वहाँ अटेंड होता है। हाँ उन्हें पता है ना आपका साइज का दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो साइज का दिक्कत है, वहाँ आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन कपड़े में तो वहाँ लगे हुए हैं, देख लो जी। उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बना दिया ना, एसओपी ऐसी बना दी। अब आपको पता है कि बीकानेर में मैं जाऊंगा तो मुझे काउंटर पे टोकन लेना है, और फिर जहां टोकन देकर मुझे छोले भटूरे लेकर अपनी सीट पे बैठ के खाना है, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आप सागर रत्ना चले जाओगे वहां पर आप ये काम नहीं करोगे, क्योंकि पता है वहां पर मुझे काउंटर पे बैठना है, वहां पर पूछने आएगा, फिर डिलीवरी भी मतलब आपको सर्व भी वहीं किया जाएगा। तो समटाइम्स आज चूंकि हम लोग एक मेट्रोज में रह रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन से ब्रांड में क्या एसओपी है, उनकी क्या प्रोसेस है, ठीक है। एक थाली वाला है, वो बड़े तरीके से पगड़ी वगड़ी पहन के आओ जी बैठो जी सर, और लेना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, थाली का प्राइस है उनका। तो वो इस तरीके से खिलाते हैं जैसे दामाद को खिलाया जा रहा है। कई बार वहाँ थोड़ा सा कम सर्विस मिले तो मज़ा नहीं आया यार। वहाँ पूरी प्रॉपर सर्विस मिलती है। वहाँ प्रॉपर सर्विस चाहिए आपको। तो हमारी ना एक्सपेक्टेशन हो जाती है वैसी ब्रांड के साथ। तो कई ब्रांड ने अपने आप को बनाया ही ऐसा है, सबकी अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। पता है भैया आप कि कल क्या है, कलर्स एंड बेनेटन कलर्स में आप जाओगे तो वहां पर उन्होंने वो सिस्टम लगा हुआ है जी। एडिडास में जाओगे लगा हुआ है जी, आप बोलोगे इसका ये वाला नंबर निकाल दो, वो निकाल देंगे आपको। तो हर किसी ने अपना अपना प्रोसेस बनाया हुआ है, उनके ग्राहक भी सेट है कहीं ना कहीं, अपना ब्रांड इतना बड़ा बना लिया है, इस वजह से उनकी फ्रेंचाइजी भी बिक जाती है। आज किसी भी एक कैटेगरी ब्रांड की मैं बात करूं, जो कपड़ों का है, जूतों का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है, आपको सब जगह उनकी फ्रेंचाइजीज मिलेंगी। हाँ, क्यों मिलेंगी? हर मॉल में मिलेंगी, हर शहर में मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। सिर्फ इसलिए मिलेंगी कि हर जगह उनके ग्राहक हैं, उनके ग्राहकों को पता है मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो एक व्यक्ति अब शुरू कर रहा है, आपने आईएएस फॉर्मूला भी बता दिया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, या मेरा इंटरेस्ट तो पैसा कमाने में है, कोई भी धंधा होगा मैं तो बेच लूंगा, बैठ जाऊंगा। अब वो शुरुआत कैसे करे? वो मतलब कौन सी कैटेगरी में जाए, फूड में जाए, गारमेंट्स में जाए, पता नहीं कितनी तरह की तो फ्रेंचाइजी आती हैं। तो फिर कहाँ से शुरुआत करे वो? देखो आज आपका इंटरेस्ट केवल पैसा कमाने का, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और बिजनेस करना है मान लीजिए, तो आपको फिर किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा, क्योंकि आप बिना सोचे समझे अगर कहीं सर मारोगे तो वो दीवार हुई तो सर फटेगा ही फटेगा आपका, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अगर कोई बहुत
अच्छा रेफरेंस मिल रहा है, मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने किया है कोई काम और उसे लग रहा है कि नहीं अच्छा काम है, आपको भी कर लेना चाहिए, आपका रेफरेंस अच्छा है, तो फिर अगेन रेफरेंस आ गया, उस रेफरेंस के बाद आप क्रॉस चेक जरूर करो वही सारी चीज़ें कि उनके स्टोर्स पे जाके देखो, आप एग्रीमेंट चेक करो और ब्रांड से बात करो, सारी चीज़ें आप जरूर करो। आपको जरूरी नहीं है जब फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो इंटरेस्ट वाली चीज़ लो, आप अपने बिना इंटरेस्ट की चीज़ भी ले रहे हो अगर, तो हो सकता है इंटरेस्ट बाय द टाइम आप बना लो उसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है क्या मेरा सही समय पे ROI आ रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी सही आ रही है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और बिजनेस को जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप ये जरूर देखो कि मैं कौन सी लोकेशन पे ले रहा हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ पर किसी सोसाइटी में सैलून की फ्रेंचाइजी लेनी है, अब आपने सैलून की फ्रेंचाइजी लेनी है, अब आपने देखा ऑलरेडी 8 सैलून खुले हुए हैं उस सोसाइटी के अंदर, सच्चाई भी यही है। सच्चाई भी यही है। आज के समय में किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, अब नोवा सैलून आप ले आओगे, अच्छा सैलून ले आए मान लो, उसके बावजूद भी आपके पास ग्राहक तो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो फिर क्या आप कैसे मत लो ना सैलून वहां पर आप देखो क्या चीज नहीं है। जैसे मैं खुद चूंकि ब्रांड बिजनेस में हूं तो मैं देखता हूं कि आज भी जो बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज हैं वहां पर सही स्टेशनरी शॉप नहीं है। अच्छी स्टेशनरी शॉप में बहुत प्रॉफिट है, लोगों को लगता है प्रॉफिट नहीं है, जो पेन 10 रुपए का बिकता है आपको 7 रुपए में 6 रुपए में मिल जाता है। ट्रू, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे भी एक ही है ना, 30% से 40% का प्रॉफिट मार्जिन है। क्रॉकरी शॉप भी एक ही है। क्रॉकरी शॉप नहीं है, हार्डवेयर की दुकानें नहीं है। चलो हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, लेकिन मैं बात करूँ हार्डवेयर के साथ साथ जो आपके डेली नीड्स के घर के बाथरूम्स, कारपेट्स और ये सब चीज़ों की, उनकी दुकानें बहुत कम है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ एक कैटेगरी, स्पोर्ट्स की दुकानें बहुत कम है। स्पोर्ट्स की, अरे आज 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार फ्लैट है एक सोसाइटी में, एक स्पोर्ट की दुकान नहीं है। और वो तो ऑनलाइन भी बेच सकते हो ना, आप क्यों सिर्फ सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो, आप ऑनलाइन भी तो बेच सकते हो। मैं जिस शहर से आता हूँ ना वहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पर ड्राई फ्रूट की शॉप बहुत है, हाँ, ये नमकीन की शॉप्स बहुत हैं, या ये स्टेशनरी शॉप्स बहुत हैं, ये बर्तनों की दुकानें बहुत हैं, हैंडलूम्स की शॉप सर बहुत हैं। हम लोग जो आए हैं, हम लोग आए हैं एक ट्रेडिशनल मार्केट से, जहाँ पर मार्केट होता है, उस मार्केट में सारी दुकानें होती हैं, हार्डवेयर की 3-3 4-4 होती हैं, मिठाई वाले की होती है, कपड़े की बहुत सारी होती हैं, हर चीज़ आपको जो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, छोटा ही छोटा सामान मिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर किराया भी ज़्यादा है और लोगों को बिल्कुल क्या कहें कि एक थमा हुआ सा बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस करना है कि भैया सामने से निकाल के दे दिया, तो इस वजह से यहाँ पर लोग ग्रोसरी खोल लेते हैं, सैलून खोल लेते हैं, मिठाई की खोल लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें खोल लेते हैं, लेकिन जो लोगों की नीड वाली चीज़ें वो नहीं खोलते। तो आप क्या, किस डॉक्टर ने कहा कि आपको सैलून ही करना है, डॉक्टर ने कहा कि आपको मिठाई का ही काम करना है, ऑलरेडी है ना 4, आप 5वीं खोल के क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो? आप सोचो ना कि क्या वो बिजनेस है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो बिजनेस करो ना। देखो सर, सीधी सीधी सी बात है, अपने मन का करोगे तो दूसरों के मन की चीज मिलेगी दूसरों का मन का करोगे तो वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ओके, ठीक है ना, मतलब सीधी सीधी सी बात है ये, कि आप बोलोगे कि यार ये मेरे मन की चीज है जी, मैं तो यही काम करूंगा, तो प्रॉफिट आपके मन का आए ना आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप वो काम करोगे जो लोगों को चाहिए तो प्रॉफिट वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। चलो इसको और सिंपल करते हैं, मान लेते हैं इसको कैटेगराइज करते हैं। मेरे पास ₹1,00,000 हैं और मुझे ₹1,00,000 में बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे 2-4 ऐसे बिजनेस बताओ जो मैं ₹1,00,000 में कर सकता हूँ। देखो एक बिजनेस मैं आपको बताता हूं, ऐसा बिजनेस जो हर कोई करना चाहेगा, हो सकता है कि आप भी करना चाहो। आज सरसों तेल आप घर में खाते हो, ठीक है, आपको पता है, आप अभी गूगल पे सर्च करो सरसों क्या रेट आ रही है, 200 रुपये किलो के आसपास आपको मिलेगी। अभी आप सर्च कर लीजिए, आप अमेजन पे सर्च कर लीजिए, आप अपनी नियर बाय दुकान में जाके पूछ लीजिए, 200 रुपये किलो सरसों आ रही है। होलसेल में लोगे तो 100 रुपये मिल जाएगी। अच्छा, आपको पता है 3 किलो सरसों में 1 किलो सरसों तेल निकलता है। जब 3 किलो सरसों लोगे तो 1 किलो सरसों तेल निकलेगा, तो 3 किलो सरसों कितनी की होगी? 300 रुपये की, ठीक है ना। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, बॉटलिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मास्टर कार्टन, बहुत सारे खर्चे और भी हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी सरसों तेल आज 1 लीटर कितने का बिक रहा है? 150 रुपये का, 160 रुपये का। जिस चीज को बनाने में 300 रुपये लग रहे हैं वो चीज 150 की मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ झोल है। आज मैं बोलूँ कि
आपको नारियल तेल चाहिए, आपको बादाम का तेल चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आपको अलग अलग डिफरेंट ऑयल्स घर में चाहिए होते हैं। मैं कहूँ कि विकास जी थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन आपकी आंखों के सामने सरसों से निकाल कर तेल दूंगा, बादाम से निकाल कर तेल दूंगा, नारियल से निकाल कर तेल दूंगा। आप लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। आजकल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, सभी बहुत चीज़ ध्यान रखते हैं भैया, आपकी सेहत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना, ठीक है। अब आपको पता है ये पूरा बिजनेस कितने में सेट हो जाता है? कितने में? 32,000 रुपये मशीन आती है, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगी। इंडिया मार्ट पे जाओ, ऑयल एक्सट्रैक्टर आप सर्च करो, आपको 32,000 रुपये की मशीन मिल जाएगी। एक ऐसा टेबल पे आपकी सेट हो जाएगी। आपको इसके अलावा और क्या चाहिए? घर के बिजली के फेज में चल जाएगी। अच्छा, ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड भी नहीं चाहिए? लोड चाहिए ही नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको ये चाहिए कि मैं रॉ मटेरियल भी ले लूँ, तो भैया 5 किलो बादाम ले लो, 10-20 किलो सरसों ले लो, 10-20 किलो आप गोला ले लो। स्टार्टिंग में तो ये चाहिए ना। आप बोलो मेरे पास है, आप 50,000, 60,000, 70,000 में काम चालू हो गया। बताओ ये काम कैसा है? ये तो हर घर की ज़रूरत है। हर घर की ज़रूरत है। और एक बार आपके 20 घर सेट हो गए, मैं 20 ही घर की बात कर रहा हूँ, एक जगह से आपको 500 रुपये महीना भी आ रहा है, 10,000 रुपये महीना सेट हो गया। लगा 50,000 रुपये लगाकर 10,000 रुपये महीना, और आपको महीने भर में आपको 20 घंटे से ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, डेली का 1 घंटा काम करना है। बढ़िया। दूसरा मैं आपको बताता हूं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराएं। हर पेरेंट ये चाहता है। तो आप एआई की कोर्सेज करवा लो, ठीक है। आप म्यूजिक, डांसिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर कुछ ऐसे और कोर्सेज करवा लो। हमारे एक मित्र हैं, वो ब्लाइंड फोल्ड करवाते हैं, फोकस पे काम करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप भी करते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट आप करते हैं, कितना बेनिफिट है, आप पता चल जाता है लोगों को कि उनका फ्यूचर में उन्हें क्या काम करना चाहिए, उनको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। क्या लोग इस काम को घर से कर सकते हैं? वर्क फ्रॉम होम है ये। वर्क फ्रॉम होम है, लाख रुपए लगेंगे क्या इस काम को करने के लिए? तो ऐसी जितनी भी चीजें, मैं कह रहा हूं कि लाख रुपए आपको सिर्फ इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी या ट्रेनिंग नहीं, उसके बाद आप मार्केटिंग भी करोगे, कुछ फ्री डेमोज भी दोगे, 4 जगह आप चलकर भी जाओगे, फेसबुक पर भी पैसे लगाओगे, आपका लाख रुपए लग रहा है। मैं बोल रहा हूं लाख रुपए लगाकर आप महीने का 20,000 रुपए भी कमा रहे हो। तो आज ये बताओ कि आप किसी बड़े मल्टीमीडिया हाउस से 2 लाख रुपए की फीस देकर एक कोर्स करते हो, क्या 20,000 की नौकरी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती। रहती तो फिर भी नौकरी है। यहां पर आप अपने खुद के मालिक हो, और रोज का घंटे 2 घंटे से ऊपर काम करना पड़ेगा क्या 20,000 कमाने के लिए? आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने हैं, तो जितना समय लगाओगे उतनी कमाई आएगी। बट ऑब्वियसली बात है, तो ऐसे काम करो ना, स्किल बेस्ड बिजनेस को हम बोल रहे हैं बेसिकली। स्किल बेस्ड बिजनेस करो आप, वो आप अपने घर से कर सकते हो। इनकी फ्रेंचाइजी भी मिल जाती हैं, आप विकास जी से ले सकते हो, और बहुत सारे फ्रेंचाइजी बताओ पर आओगे वहां पर आपको मिल जाएंगी, इनकी फ्रेंचाइजी भी आपको मिल जाएंगी। ये वाले काम करो, काम तो बहुत सारे हैं। लोग ऑर्गेनिक खाद का बिजनेस मैं बता रहा हूं। ऑर्गेनिक खाद क्या है कि जितना भी गीला कूड़ा इकट्ठा होता है, जितना भी गीला कूड़ा इकट्ठा होता है, एक छोटी सी मशीन आती है, ठीक है ना, वो तकरीबन थोड़ी सी महंगी आती है, 2-3 लाख 4 लाख की आती है, वर्मी कंपोस्ट उसमें बन जाता है, और बनने की कॉस्टिंग आती है 1 रुपए भी नहीं, बस किलो की। और मैं भी लेके आता हूँ कई बार अपने पौधों के लिए, 150 रुपये किलो देते हैं। 150 रुपये किलो देते हैं। आप सोचो, रिटेल में बेचोगे तो आपकी 150 गुना की कमाई है, और होलसेल में बेचोगे तो होलसेल में 10-12 रुपये किलो बिकती है भाई, ठीक है ना। 10 टाइम्स 20 टाइम्स की कमाई है। वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करो। आज के समय में आपको एक बिजनेस और बताता हूँ, जैसे मैंने आपको तेल का बिजनेस बताया, आज के समय में डायबिटीज कितनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों को ओबेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, अलग अलग तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, और इन सब में आप किसी से भी पूछ लो, सबसे बड़ा कारण बताएंगे आपके खाने का, और खाने में भी क्या बताएंगे? आटे का। सही है, आटे का बिजनेस कर लो। आज आप कोई भी मल्टीग्रेन आटा ले लो, आप उसका पैकेट उठा के पीछे पढ़ लेना, मल्टीग्रेन के नाम पे क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो नीम के नाम पर आपको टूथपेस्ट में मिलता है, और केसर बादाम के नाम पे आपको क्या बोलते हैं, जो क्रीम्स आती है उसमें मिलता है। कुछ नहीं होता, पाम ऑयल, ठीक है ना। तो काजू कितना मिलता है बिस्किट में, वो भी आपको पता है। तो इसी तरीके से आपको मल्टीग्रेन आटा मिलता है भाई, ठीक है। आप लोगों को बोलो मल्टीग्रेन में क्या चाहिए। अब मल्टीग्रेन में भी समझने की चीज है कि हर तरीके का मल्टीग्रेन हर तरीके को सूट नहीं करता है। किसी को ज्वार सूट नहीं करता, किसी को चना सूट नहीं करता, किसी को बाजरा सूट नहीं करता, किसी को रागी सूट नहीं करती। बोलो कि जो चाहिए, जैसी क्वांटिटी में चाहिए, वैसा पीस कर पैकेट बनाकर घर पहुंचा दूंगा।
घर पहुंचा के दूंगा, आप चिंता ना करें। एक लड़का ही तो रखना है आपको, लड़का तो है ही ना, दिन भर पीसो, शाम को 2 घंटे में डिलीवरी करवा दो उसी से। जो आपके यहाँ पिसाई कर रहा है वही आपकी डिलीवरी भी करेगा, अलग से कॉस्टिंग नहीं आई ना। तो कई बार बोलते हैं कि लोग 15,000 लगा कहाँ से रखो डिलीवरी के लिए। मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे पड़ोस में एक ना वो नई शॉप खोली जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है और चक्की है। अब उसने ना मुझे 65 रुपए किलो का आटा दिया। मैं कहा यार 44-45 रुपए आता है, 50 रुपए तक भी आता है, लेकिन इतना महंगा क्यों, अलग से क्यों है? कि सर हमारे यहाँ पर जो पिसाई होती है ना वो 8 किलो पर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। मैं कहा इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर ना बहुत धीरे पिसाई होती है, तो जो गेहूं का दाना है वो खराब नहीं होता। बिल्कुल सर, ये आप ये लगाओ कि जो ऑयल भी होते हैं ना, जब आप ऑयल्स को जब आप निकालते हो तो अगर वो हॉट ग्राइंडिंग में है तो उसका सारा एक्सट्रैक्शन निकल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जितने मसाले पहले पिसाई होते थे वो मसालों में क्या है कि हॉट ग्राइंडिंग में होते थे, तो मसालों में अर्की तो होता है सारा, मिर्ची में, धनिया में, आपके हल्दी में अर्की तो है। वो जब आप हॉट ग्राइंडिंग में करोगे तो सारा अर्क निकल जाएगा, सारा टेस्ट निकल जाएगा। जब आप उसे कूल ग्राइंडिंग में करोगे धीरे धीरे होगा, लेकिन वो आपको हल्दी मिलेगी, आपको धनिया मिलेगा, वो आटा आपको मिलेगा, तो कॉस्टिंग है ना उसकी। मैं बोल रहा हूँ 65 रुपये में देके वो 10 रुपये किलो तो कम से कम कमा रहा होगा। डेली का अगर वो 200 किलो आटा बेच ले, डेली के 2,000 रुपये, महीने के 60,000 रुपये। और जो आटा बेचता है केवल 200 किलो नहीं बेचता, अब कोई भी घर में मंगा रहा है 10 किलो तो मंगा रहा है, ऐसी 100 फैमिली है अगर डेली की, तो 1,000 किलो आटा हो गया डेली का। बिल्कुल हो गया। अच्छा, जब आप ऐसी चीजें करते हो तो आप प्रीमियम भी हो जाते हो। प्रीमियम भी हो जाते हो, आप प्रीमियम चार्ज करते हो, एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो, और एक्स्ट्रा पैसा देने में लोगों को हर्ज नहीं है। चीज सही मिलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको बड़े बड़े ब्रांड बताता हूं, सूरत के एक से बढ़कर एक ब्रांड, जो 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ के ब्रांड हैं, वो लोग कहते हैं कि आप हमसे बिजनेस शुरू करो, हमारा नाम लेकर बिजनेस शुरू करो, सिर्फ 50,000 रुपये लेकर आओ और अपनी मनपसंद साड़ी, कुर्ती, सब चीजें लेकर जाओ, अपने घर से बिजनेस चालू करो। आप लाख रुपए में 3 बिजनेस पूछे थे, मैंने आपको 3, 4, 5 पहले बता दी। कपड़े का ये बता रहा हूं, कपड़े का बिजनेस कभी फेल नहीं होना। आप कभी कर लो, कहीं से कर लो, कपड़े का बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। महिलाएं घर से कर रही हैं, केवल अपनी किट्टी पार्टी में बेचकर पैसे कमा रही हैं। आज आप व्हाट्सएप स्टेटस पर डालकर, आप मिंत्रा पर, या फिर आप वहां से माल लेकर आओ, सूरत से, जयपुर से, जैसे आपने अपनी कुर्ती का बताया, जयपुर में कुर्ती की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से लेकर आ जाओ। आप तिरुपुर चल जाओ, टी शर्ट्स की होती हैं, वहां से आप लेकर आ जाओ। बेसिकली आप होलसेल में लेकर आओगे, यहां पर रिटेल में बेचकर 2x 3x तो कमाओगे। तीसरा, आप ऑनलाइन बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ जाती हैं। कपड़ों के बिजनेस में आप मसाले का आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोग खुद पैकेजिंग कर रहे हैं और आपको भेज रहे हैं। बेकरी बिजनेस का आपको मिल जाएगा बिजनेस पूरा। तो ये सारी चीजें वो हैं जिनकी कस्टमर की कमी नहीं है, कस्टमर बहुत सारे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बेयर मिनिमम है, रिस्क आपका मिनिमाइज्ड है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय तो लगाना पड़ेगा। फिर मेहनत तो दोनों में लगती है, मेहनत तो करनी लगती है, बिजनेस में। जॉब में तो ज्यादा है ना भाई, जॉब तो आप 10 to 7 करोगे तो 2 घंटे पहले जाओगे, 2 घंटे बाद आओगे, ठीक है ना। बिजनेस में आप अपने हिसाब से कर तो सकते हो काम। ये चीज है। गुड, मजा आया। अच्छा, मान लीजिए अब ये कैटेगरी तो हमने ले ली जो आपने बहुत ही, जो घर से करनी है, हाँ, यूं बोल लेते हैं हम। अब दूसरी कैटेगरी है जिसको लगता है कि मैं 5-10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, तो वो किस बिजनेस की तरफ सोचे? कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो मुझे बताओ कि हाँ इस तरह के बिजनेस की तरफ सोचना चाहिए जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। देखो, अगर महिलाओं के लिए सोच रहे हो कि उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े, कम समय पे काम करके एक ठीक ठाक इनकम आ जाए, तो आज मैं बोलता हूँ प्री स्कूल का बिजनेस। आज आप किसी सोसाइटी में चले जाओ, आपको 4-8 प्री स्कूल मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, और सब चल रहे होते हैं, ठीक है। आप 10 लाख रुपए लगा कर भी एक अच्छा प्री स्कूल बना रहे हो, तो महीने का 50,000 लाख रुपए आप कहीं नहीं छोड़ते हो 6 महीने बाद। पहले 6 महीने आपको एडमिशन्स में, कस्टमर लाने में लग जाते हैं। अगर आप इतना भी कमा रहे हो तो बुरा नहीं है। हाँ, 10 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपये आप महीना भी कमा रहे हो तो बुरा नहीं है। 5% की रिटर्न है आपकी, ठीक है। तो आप प्री स्कूल का बिजनेस में जा सकते हो। दूसरा, देखो, आज हम कितना भी कह लें कि फूड बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई अच्छा, कोई यूनिक खाने का बिजनेस शुरू करो, आपका चलेगा ही चलेगा। Okay. आप ये ढूंढो कि आपको क्या यूनिकनेस मिल रही है, क्या यूएसपी मिल रही है किसी ब्रांड में। कोई कचौड़ी वाला है, ठीक है ना, पुरानी दिल्ली का मशहूर कचौड़ी वाला है, वो आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है, कहता है कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लो यहाँ पर। कोई चाय वाला आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है। ये सब 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में मिल जाते हैं। ये बिजनेस आप करो ना। इन बिजनेस के लिए आपको हर समय पर ग्राहक मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ग्राहक नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको बिजनेस करना है कोई फ्रेंचाइजी लेकर, तो आपको अगेन मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे यहां पर क्या कमी है। आप हमेशा रिवर्स देखो, आप ये मत देखो अच्छा ये ब्रांड बहुत अच्छा है,
आप ये देखो कि मैं जहां पर मुझे दुकान करनी है वहां पर किस चीज की कमी है, या वहां पर ग्राहक ज्यादा क्या ढूंढते हैं, वहां पर मैं क्या लेकर आऊंगा तो ज्यादा बिक जाएगा, वो बिजनेस वहां शुरू करो। आप रिवर्स चलोगे कि मुझे यहां पर खाने पीने का काम करना है, बढ़िया नॉर्थ इंडियन बिजनेस करना है, यहां पर जितने भी नॉर्थ इंडियन वाले हैं सब वेज और नॉन वेज मिक्स बेचते हैं, अगर मैं प्योर वेज सेल करूंगा तो मेरी सेल आ जाएगी। अब आप सर्च करो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी, मिल जाएगी आपको। आपको लग रहा है कि यहां पर कोचिंग सेंटर नहीं है, अभी मेरी बिटिया है 11th में आई है, ठीक है ना, आपके बेटे भी 11th में आए, तो मैथ्स की ट्यूशन नहीं मिल रही है, तो इसकी भी फ्रेंचाइजी मिलती है क्या? हाँ मिलती है, बिल्कुल ट्यूशन की फ्रेंचाइजी मिलती है, क्यों नहीं मिलती। एजुकेशन बिजनेस में कोचिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी मिलती हैं। ओके, ये आइडिया नहीं था। तो आप, अरे सर आप सोचो किस चीज की फ्रेंचाइजी नहीं है। हर वो बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है, डुप्लीकेबल है और जिसकी एसओपी बन सकती है उसकी फ्रेंचाइजी हो सकती है। हर एक बिजनेस की, आज लेंसकार्ट ने बनाई कि नहीं बनाई, और लेंसकार्ट को देखकर कितने लोगों ने बना ली फ्रेंचाइजी, ठीक है ना। क्लियर देखो आ गया और बहुत सारे ब्रांड आ गए, ठीक है। चश्मे के बिजनेस की फ्रेंचाइजी, ये जो आपने एक बात बोली थी ना कि लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो पता ही नहीं करते कि बाकी फ्रेंचाइजी कमा रही है नहीं कमा रही। तो जिस ब्रांड का अभी आपने नाम लिया ना, तो मेरे मित्र ने करना था, तो उसने 3-4 जगह अलग अलग, वो हिसार गया, वो रोहतक गया, वो दिल्ली में 2-3 जगह गया, उसको जब समझ में आया कि इतना पैसा लगा के रिटर्न नहीं आ रहा, तो बेसिकली लगाया नहीं। कुछ लोग ना पता है फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं, आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा कि आज बड़ा ब्रांड हो गया, आज हल्दीराम बड़ा ब्रांड है, बीकानेर वाला बड़ा ब्रांड है, रेमंड्स बड़ा ब्रांड है, लुई फिलिप बड़ा ब्रांड है, कोई पेट्रोल पंप लिया कि पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी ली, कोई स्कूल की हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी ली, ये सब बड़े चीज़ें हैं। लोग इसलिए ये काम को करते हैं कि मैं अपने बेटे को सेटल दिखा सकूं और उसका ब्याह अच्छे घर में कर सकूं। सच्चाई तो यही है। लोग इसलिए भी, क्योंकि बड़े ब्रांड में रिटर्न्स हमेशा कम होगी। आप सिंपल सी एक चीज ना गांठ मार लो बिजनेस में, 11th क्लास में पढ़ाई गई थी ये चीज कि धंधे में जितना कम रिस्क होगा उतना कम प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब जब बहुत बड़े ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, इसका मतलब उसे हर कोई जानता है, उसके लिए ग्राहक आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको मार्केटिंग प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा, रिस्क लेसर है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तभी पेट्रोल पंप पे कम मार्जिन होता है, लेकिन कम मार्जिन होता है, लेकिन मार्जिन होता है, लोग क्वांटिटी में खेलते हैं, आपका पैसा नहीं फंस रहा। आज आपने कोई पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी ली, 2 करोड़ रुपए लगाया आपने, वो अपने आप में एक बड़ा नाम है पेट्रोल पंप का ऑनर, आप 5 साल बाद बेचोगे तो 2.5 करोड़ में बिक जाएगा। आप उसको बेचकर प्रीमियम कमा लोगे। आपको एक बिजनेस और बताता हूं मैं आपको, लोग पता क्या करते हैं, आज सपोज करिए कोई चाय वाला का है, मैं चाय का एग्जांपल लेता हूं जी। आज कोई चाय वाला है, मैंने चाय वाले की फ्रेंचाइजी ली 10 लाख रुपए में, उसको मेहनत करके सेटल किया, अब वहां पर सेल आने लगी जी, मैं कमा रहा हूं। मैंने क्या किया कि 10 लाख लगे थे, मेरी मार्केटिंग में 3-4 लाख और लग गए, 14 लाख रुपए लग गए। मैंने दिखाया लोगों को ये हर महीने 50,000 की इनकम आ रही है, 20 लाख में दूंगा, चाहिए। लोग बोल रहे जमा जमा बिजनेस है, 20 लाख में मिल रहा है, क्या बुरा, ये ले लो। बिजनेस फॉर सेल, बिजनेस बनाओ और आगे बेच दो, आगे बेच दो। कई लोग काम ही यही कर रहे हैं, बिजनेस बनाते हैं बेच देते हैं, बिजनेस बनाते हैं बेच देते हैं, उनको किक उसी में आता है, मजा उसी में आता है। कई लोगों की आदत होती है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, एक काम में नहीं कर सकता लाइफ टाइम तक, और दूसरा बना के बेचा तो कमाया ना प्रीमियम। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लोग बहुत प्रीमियम कमाते हैं। आज आपने एक स्कूल बनाया, आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, स्कूल चलने लगा, 1000 स्टूडेंट आ गए, आपने 10 करोड़ में बेच दिया। ट्रू। तो ये चीजें हैं, तो आप बिजनेस बनाकर बेच दो, ये भी बिजनेस है। एक बिजनेस में आपको बताता हूं, आज के समय में इंडिया जो है, इंडिया मेडिकल हब है। इंडिया में बाहर के कंट्रीज से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ये सब कुछ आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आज के दिन अगर आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी आती है, वेबसाइट आता है, फेसबुक ऐड चलाना आता है, मार्केटिंग करनी आती है, तो एक वेबसाइट बनाओ, क्लाउड से फ्री में बन जाएगी, ठीक है ना। मैं कहता हूं 1,500 रुपये आपके डोमेन होस्टिंग के लग गए, ठीक है। और आपने फेसबुक पर ऐड लगाया, मार्केटिंग करी, मार्केटिंग करके पूरे महीने में 2 ग्राहक भी बाहर से ले आए, किसी ठीक ठाक बीमारी वाले, 50 लाख के कस्टमर ले आए, आपको 25 से 30% दे देते हैं यहां पर हॉस्पिटल्स। मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस, मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस, लोग ये काम कर रहे हैं और महीने का 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए भी कमा रहे हैं घर से बैठकर, ना कोई ऑफिस ना कुछ। वाह क्या बात है। तो लोग बिजनेस क्या नहीं कर रहे हैं,
पॉडकास्ट स्टूडियो का बिजनेस जिसको हमने अभी शुरू किया है, आप ये लगाइए कि एक पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप करने में क्या खर्चा आता है, 15 लाख रुपए। ठीक है ना, दिन भर में आप 24 घंटे भी शूट कर सकते हो, मैं कहता हूं 8 घंटे ही शूट करोगे, एक शूट का आप 5,000 रुपये ले लो, डेली का 40,000 रुपये, महीने का जोड़ लीजिए आप कितना कमा रहे हो। तो आपके पास इनकम की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये आपने मेरी बात सुन ली, अब आपने क्या किया कि 30 लाख रुपए लगाकर 2 पॉडकास्ट स्टूडियो बना दिए, मार्केटिंग नहीं करी, प्रमोशन नहीं किया, लोगों से कनेक्शन नहीं किया, रिलेशनशिप नहीं करी, पता चला पूरे महीने में 20,000 रुपये भी नहीं आए, बोलोगे मरवा दिया आशीष ने। ऐसा एक्चुअली छोटे शहरों में तो बहुत होता है। हाँ, जैसे बिजनेस बहुत जल्दी कॉपी होते हैं। हाँ, ना उसके इन एंड आउट पता है, ना कुछ पता है, और कॉपी बहुत जल्दी होती नहीं भाई, कभी ऐसा मत काम करना। अगेन आ जाओ ना यहाँ पर आ जाओ, हफ्ते भर रहो, देखो, समझ में आए तो समझो इसकी क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, ले लो हमारी फ्रेंचाइजी, हम फ्रेंचाइजी दे देंगे। वाह, क्या बात है। अच्छा, अब हम पॉडकास्ट के उस पड़ाव पर हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस चल रहा है, हाँ, मुझे हो गए 1-2 साल हो गए, मुझे लगता है कि अब मैं इस बिजनेस को आगे ले जा सकता हूँ, और ले जाने का तरीका है फ्रेंचाइजी। तो किस बिजनेस को फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए, अपनी फ्रेंचाइजी बनानी चाहिए? हर एक वो बिजनेस फ्रेंचाइजी बना सकता है जो नंबर 1 प्रॉफिटेबल हो। देखो, आप जब तक नहीं कमा रहे दूसरों को कमा के नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर आप इनिशियल एज में हो तो आप लेके मत जाओ, ठीक है, थोड़ा समय लगाओ, उसके बाद लेकर जाओ। तो आप पहले अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लो, आप प्रॉफिटेबल हो तो आप फ्रेंचाइजिंग में जा सकते हो। दूसरा, आपके बिजनेस डुप्लीकेबल भी तो हो। जैसे आपने बोला कि कोचिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी हो सकती है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि रामू सर हैं, मान लीजिए वो मैथ्स पढ़ाते हैं और उनकी वजह से ही बच्चे पढ़ने आते हैं, तो कैसे फ्रेंचाइजी होगी? वो तो बिहार में बैठे हैं, वो यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन सिस्टम लगाया, एक बड़ी इंटरेक्टिव स्क्रीन ली, पीटीजेड कैमरा लिया और बोला कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लो, वहाँ पर अपना सेटअप करो, मैं यहाँ पर रोज शाम को 5 से 6 क्लास लूंगा, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर बैठकर। अपने बिजनेस को डुप्लीकेबल कर लिया, ठीक है ना, तब कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन कोर्सेज बिक सकते हैं, बहुत सारे आजकल लोग बेच रहे हैं। या फिर आपने एक सिस्टम बनाया कि पढ़ाने का तरीका ये है, आप अलग अलग जगह खोलिए। आज आकाश मल्टीपल जगह है कि नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो मल्टीपल जगह पढ़ा रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे ही रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो क्या है, प्रॉफिटेबल हो, दूसरा डुप्लीकेबल हो, तीसरा क्या है, आपकी एसओपी प्रॉपर बनी हुई हो। एसओपी मतलब? एसओपी मतलब सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर, कई लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, मैं हमेशा बोलता हूं सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर, क्योंकि सिस्टम से होनी चाहिए भाई। स्टैंडर्ड क्या दूसरे का है, वो आपके यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं पता, या आप अपना स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि किस तरीके से एजुकेशन में है तो टाइमिंग क्या होंगी, प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे फीस ली जाएगी, कौन से बच्चों को पढ़ाना है, किन को नहीं पढ़ा, मतलब बहुत सारे आपके प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ का आपने एक प्रोसेस बना लिया। तो पहला आपका प्रॉफिटेबल हो, दूसरा डुप्लीकेबल हो, तीसरा उसकी एसओपी हो, और चौथा मैं सब बोलता हूँ हमेशा, जब आप फ्रेंचाइजिंग पे जा रहे हो तो आप ये देखो क्या आप एक लीडरशिप लेने को तैयार हो। बेसिकली अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि आपकी 100-200 फ्रेंचाइजी बन गई, उसके बाद आप उनकी छोटी छोटी बातों को टैकल कर पाओगे, उनकी क्वेरीज को हैंडल कर पाओगे, कोई अचानक से दिक्कत आ गई, बड़ी परेशानी आ गई तो वहाँ पर क्विक डिसीजन ले पाओगे। अगर वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो अगेन सब कुछ होने के बाद आप बोलोगे भैया प्रॉफिटेबल भी था, डुप्लीकेबल भी था, एसओपी भी थी, तब क्यों फेल हो गया भाई? लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो फ्रेंचाइजी शुरू करनी है चाहे फ्रेंचाइजी लेनी है, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बोला मेंटोर होना चाहिए या किसी से आपको राय लेनी चाहिए, जैसे आप भी एक मीटिंग करते हैं, आप गाइड करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं ऐसा अक्सर होता है कि चीज़ें कई बार बायस्ड हो जाती हैं, ठीक है, किसी ब्रांड के प्रति या कुछ, और राय गलत हो जाती है। आपके भी एक मित्र हैं जिनको गलत राय मिली, इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद भी कितना नुकसान हुआ उन्हें, तो कैसे पकड़ेंगे इस चीज़ों को? देखो, अल्टीमेटली बायस्ड राय आप जब तक किसी भी चीज़ को, जैसे आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हो तो क्या आप 2 क्वेश्चन पूछते हो? नहीं। कितने क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली? 70 के, मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है ना, और अलग अलग तरीके के होते हैं। जब हम फ्रेंचाइजी करते हैं तो हम कितने Q&A कर रहे हैं, ठीक है। अब बायस्ड कब हो गई? जब आपने सिंपल सा सवाल पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि सर मैं फ्रेंचाइजी लूँ ना लूँ, हाँ बढ़िया फ्रेंचाइजी ले लो,
लेकिन वो बढ़िया क्यों है? उसकी ROI बढ़िया है, उसके प्रोडक्ट बढ़िया है, उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, उसके पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कितने खुले थे कितने बंद हुए, मतलब कि उसका लेबर टर्नओवर क्या है, उसका स्टोर टर्नओवर क्या है, कितने खुलते हैं कितने बंद हो जाते हैं। क्या आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिए? जब आप पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चले जाओगे और उसके आपको रियल टाइम में सही आंसर मिलेंगे तो बायस हो नहीं पाओगे। जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो गए, आपने कोई मेंटर हायर किया और आपने बोला कि मैं फलाने कपड़े की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं, बड़ा ब्रांड है, क्या लूँ? अच्छा, इतना बड़ा ब्रांड की फ्रेंचाइजी मेरे लिए ले ले, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्यों ले ले भाई? उसका ROI कितने समय में आएगा? उसको बनने में कितना समय लगेगा? मतलब कि आप जब कोई बिजनेस ले रहे हो तो उसका एक प्रॉपर क्वेश्चनर बनाओ। आप बोलोगे तो मैं आपको क्वेश्चनर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लगा लेना। उस क्वेश्चनर के बेस पर आप टिक 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 करो, आप देखो कि कितनी चीजें आपके फेवर में आ रही, कितनी चीजें फेवर में नहीं आ रही। फ्रेंचाइजी लेने से पहले, फ्रेंचाइजी लेने से पहले बस इतना सा काम कर लो। सर देखो, कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन ना आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब मैं अदर दिन फ्रेंचाइजी बोलता हूँ, जब आप जीवन में कहीं अटक जाते हो ना, तो आप 2 मिनट शांति से बैठकर आंख बंद कर कर आप उस प्रॉब्लम की जड़ 10-5 चीजें पूछो। प्रॉब्लम आई क्यों, इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जा सकता था, इस प्रॉब्लम में मैं क्या एक्शन ले सकता था। आपको इंटरनली आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको अपने आप से आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सवाल पूछने हैं। आपके मेंटर भी हैं तो मेंटर इसलिए है कि वो आपके सवालों का जवाब दे, वो मेंटर इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ जवाब दे। मतलब थोड़ा बहुत तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा कुल मिला के, business पूरा शुरू डिटेल करना में जाना पड़ेगा। थोड़ी डिटेल में जाओगे तो थोड़ा प्रॉफिट, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट। है। अच्छा, मैं बड़ा एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे उसका सही आंसर दीजिएगा। आपके हिसाब से फ्रेंचाइजी क्या है? सच में बिजनेस है या एक नई तरह की जॉब है? ये आपने बहुत टफ सवाल पूछा है, बट ऑब्वियसली ये फ्रेंचाइजी को मैं मानता हूं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हो सर। इसमें जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि यू आर डूइंग फॉर समबडी एल्स, इट्स नॉट योर ओन ब्रांड। ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यहाँ पर। ओके, आपके हिसाब से पैशन की तरफ जाना चाहिए या प्रूवन मॉडल की तरफ जाना चाहिए? अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो प्रूवन मॉडल की तरफ जाना चाहिए। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो अपने ब्रांड के साथ तो पैशन पे जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। ग्रेट। ऐसी कोई स्टोरी बताना चाहेंगे जिसको आपने स्क्रैच से शुरू किया और आप उसे फ्रेंचाइजी तक ले गए हो? बिल्कुल सर, मैं एक ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगा। एक ब्रांड है, शार्क टैंक इंडिया पर आए हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला हुआ है। जब वो मेरे पास आए थे वो बहुत डेप्ट में थे, बहुत बुरी स्थिति थी। वो कंपनी को वाइंड अप करना चाह रहे थे और वाइंड अप करने की स्थिति में भी नहीं थे। आज इंडिया में वाइंड अप करने भी कॉस्ट लगती है। आज आपको ब्रांड खत्म करना उसकी भी कॉस्ट लगती है सर। मतलब GST सरेंडर करने के भी पैसे हैं, कंपनी सरेंडर करने के भी पैसे लगते हैं। अच्छा, GST सरेंडर करने के पैसे लगते हैं? हाँ, कंपनी सरेंडर करने के भी पैसे लगते हैं सर। तो क्योंकि ये हमें इसलिए नहीं पता कि हम करते नहीं है काम। ठीक है, तो फिर उसके बाद बहुत सारे आपकी लाइबिलिटीज है ना, वो आपको पूरी खत्म करने की, लाइबिलिटीज खत्म होगी तभी तो आप फिर वो काम कर पाओगे ना। तो वहाँ से मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी, कहाँ तकलीफ है, क्यों नहीं कर पाए। फिर मैंने समझा कि हाँ, वो एक MG मॉडल में चले गए थे, मिनिमम गारंटी मॉडल में। हमने कहा कि नहीं, आपके इस बिज़नेस में कोई MG आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये साल में 6 महीने चलने वाला बिजनेस है, 6 महीने नहीं चलेगा। जब आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाला बिजनेस करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एग्जाम के समय में वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करवाते हैं। ठीक, उनका फोकस बच्चों की एकेडमिक्स में चला जाता है। तो 6 महीने, आपके साल के 6 महीने तो एग्जाम होते ही आजकल होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 6 महीने चलने वाला बिजनेस है, तो 6 महीने आप कहाँ से लाओगे MG? ठीक है, तो उनके बिजनेस को समझा, उनके बिजनेस का डीप डाइव किया, हमने पूरा मॉडल चेंज किया और उसके बाद हम पहले 6 महीने उनके ऊपर काम किया। फ्रेंचाइजी नहीं बांटी, पहले उनके ऊपर काम किया कि नहीं, पहले आप प्रॉफिटेबल हो, पहले आप सस्टेनेबल हो, उसके बाद हम फ्रेंचाइजी भी देंगे। उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी देना शुरू की। पिछले 1 साल में हमने 12-15 फ्रेंचाइजी बेची है उनकी, और सब सक्सेसफुली चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। एक ब्रांड मेरे पास आया था, HR का ब्रांड था। वो ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड पार्टी ह्यूमन रिसोर्स करता था कि किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉइज लेकर आता था और कंपनी में लगवाता था, सैलरी अपने पेरोल से देता था, कंपनी से थोड़ी सी बढ़ाकर सैलरी या कमीशन ले लेता था उस सैलरी के ऊपर, विच इज़ 100% प्रूवन बिजनेस, मतलब लीगल एंड ऑथेंटिक बिजनेस है।
बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं इस बिज़नेस को। तो उसने इस बिज़नेस को चलाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सैलरी उनको अपनी जेब से देनी पड़ती थी और सामने से सैलरी कई बार 45 दिन 50 दिन में मिलती थी। तो उन्हें पैसे की दिक्कत थी थोड़े से। तो मेरे पास आया कि सर फंडिंग करवा दो। मैंने उनका बिजनेस देखा, मैंने कहा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, बस क्या है कि पैसे की वजह से साइकिल रुकी हुई है, रोटेशन प्रॉपर हाँ रोटेशन प्रॉपर नहीं है। तो मैंने उनको क्या किया कि आप इस बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग में क्यों नहीं लेके आ जाते। आज आपको बच्चे चाहिए होते हैं तो आप कभी बिहार भागते हो, कभी उड़ीसा भागते हो, कभी बंगाल भागते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, आप इस काम को फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दो ना। मैंने कहा पैसे भी मतलब ज़्यादा, ₹1,00,000 में फ्रेंचाइजी दो, ₹1,00,000 में एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं है। उनकी साल भर के अंदर 150 फ्रेंचाइजी बिक गई, ₹1.5 करोड़ उनके पास आ गया। ₹50 लाख का लोन लेने आए थे, ₹1.5 करोड़ नॉन रिफंडेबल उनके पास आ गया। उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। क्या तो बात है। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं जिनको हमने जीरो से तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी कभी जीरो से शुरू नहीं होती, फ्रेंचाइजी हमेशा 1 से शुरू होती है। ये खुद का तो है ही। हाँ आपका तो है ही ना। तो आपका नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ाओगे। ठीक बात है। ठीक है, तो हमने हमेशा चलते हुए बिजनेस को ही हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई ब्रांड मेरे पास आता है ना, तो मैं पहले उसका फ्रेंचाइजी ऑडिट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या इस बिज़नेस में पोटेंशियल है फ्रेंचाइजिंग में जाने का, क्योंकि अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है ना तो आप खुद भी परेशान होंगे, आपका बिजनेस भी डूबेगा। आज आप जो काम करके महीने का 1,00,000 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आप वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे और फिर बाकी भी खत्म हो जाएगा, मतलब आपके पास आगे भी कुछ नहीं बचेगा। अभी कल ही हम किसी के साथ बैठे थे तो उन्होंने एक बड़ी शानदार और बहुत दर्द भरी स्टोरी बताई, मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एक बिल्डर थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, 100 गज का प्लॉट लेते थे, 4 मंजिल बनाई बेच दी, 15 लाख कमा लिए। फिर 100-150 गज का प्लॉट लिया, 4 मंजिल बनाई बेच दी। दिल्ली में बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है, सब जगह, मतलब बहुत जगह ये काम चल रहा है कि 4-5 बिल्डिंग बनाते हैं, बेच देते हैं, आराम से 6 महीने में 25 लाख 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि एनसीआर में कि बड़ी लैंड की अपॉर्चुनिटी आ गई कि बड़ी लैंड मिल रही है, यहाँ पर कितने बन जाएंगे और कितने कमा लोगे, साल 1.5 साल में बेच देंगे तो 100 करोड़ रुपए कमाई हो जाएगी। अब इतने पैसे उनके पास थे नहीं, तो कहीं से पैसे उठा लिए। अब जिससे पैसे उठाए वो थोड़ा सा बदमाश किस्म का आदमी था। अब उस समय गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ गई, रेरा आ गया, कुछ और तकलीफ आ गई, नहीं बिका उनका माल, पेपर वर्क में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, 2-3 साल तक उनका प्रोजेक्ट होल्ड हो गया। लास्टली उस बंदे ने सुसाइड कर ली, क्योंकि वो ओवर एक्सपेंशन के चक्कर में चले गए। बड़े मजे से बेच रहे थे, महीने का 50-60 लाख रुपए का छोटा पैसा होता है क्या, सॉरी साल का 50-60 लाख रुपए, ठीक है ना, ठीक ठाक कमा रहे थे, सुख शांतियां कमा रहे थे। अचानक से आपने ये कैलकुलेट नहीं किया कि मैं यहाँ साल का 50-60 लाख से साल का 50-60 करोड़ रुपए जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास एक वे आउट है कि नहीं है। कल को अगर कोई दिक्कत आ गई तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बैक कैसे करूंगा। तो इस तरीके से मैं अभी किसी ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, एक आयुर्वेदा का बड़ा ब्रांड है, तो उनका जब हमने पूरा फ्रेंचाइजी ऑडिट किया तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमें फ्रेंचाइजी देनी है कि नहीं देनी है। तो मैंने कहा सर सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी दो, ज़्यादा मत दो सर, केवल 2 ही फ्रेंचाइजी बेचो। 2 फ्रेंचाइजी बेचने के बाद अगर उनका नहीं चला 6 महीने तक या साल भर तक, आप उनको पूरे पैसे देकर आप फ्रेंचाइजी परचेज कर लेना। द ब्रांड सेड यस, हम कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। तो हमने कहा कि पायलट रन करते हैं, एक्सपेंशन मोड पे नहीं जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स आप कहीं ऐसी स्थिति में फंसे होते हो कि आपको भी समझ में नहीं आता कि यहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो उतना ही आगे बढ़े जहां से पीछे आने का रास्ता हो, क्योंकि पीछे आने का रास्ता अगर आपके पास नहीं हुआ, सपोज करो ब्रांड ने कहा नहीं 100 फ्रेंचाइजी खोलनी है, एक फ्रेंचाइजी सपोज करें 10 ही लाख की है, तो हो गया 10 करोड़ की फ्रेंचाइजी। अब वो फेलियर हो गया किसी वजह से, क्या वो रिटर्न कर पाएगा? क्या वो ब्रांड बंद नहीं हो जाएगा? पूरा बंद हो जाएगा। मार्केट में एक बार इतना बड़ा, जैसे आपको मालूम है चाय वाला जो बंद हुआ था, तो आज मार्केट में नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। अच्छा, लोग ये भी नहीं देखते कि कंपनी की गलती है कि नहीं है। हमेशा बड़ी गाड़ी वाला गुनहगार होता है, हमेशा बड़ा आदमी गुनहगार होता है, हमेशा ब्रांड ही गलत होता है, ठीक है। तो ये एक पूरा आपका पर्सपेक्टिव बना हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान तो रख सकते हैं,
ठीक है। एक वो हिंदी की कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अब आपने आज ही बोला कि नहीं मैंने आम का पेड़ लगाया है, मुझे कल फ्रूट खाना है, रोज का 2 मटके पानी डालो, रोज के 4 बाल्टी पानी डालो। अरे आप पानी कितना भी डालो, जब वो बड़ा होगा, मौसम आएगा, तभी फल आएगा उसमें। क्या बात है, बहुत सही। आज आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो लोगों को मदद करेगी, उनका पैसे को सेव कैसे रखना है, उस पैसे से कैसे रिटर्न लेके आना है, कहाँ पर किसको बिज़नेस करना चाहिए, किसको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, कैसे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। इस समय हमेशा आप लोगों के लिए है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फ्रेंचाइजिंग बहुत अच्छी चीज़ है जब सोचकर समझकर की जाए, क्योंकि आज हिंदुस्तान एक उभरता हुआ देश है जहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। शार्क टैंक का क्रेज देख के पता लगता है। लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास एक प्रूवन बिजनेस नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप अगर सही फ्रेंचाइजिंग में आएंगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन इसी की आड़ में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो केवल फ्रेंचाइजी फीस के लिए, केवल रॉयल्टी के लिए, केवल ज़्यादा दुकानें दिखाकर कहीं से इन्वेस्टमेंट ले लें, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। उनसे आपको बचना पड़ेगा। सही तरीके से अपने बिजनेस की ऑडिट कर आगे बढ़ें, सही तरीके से उस बिजनेस का ऑडिट करें जिसकी आप फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, तरक्की करोगे। और आपने समय दिया, इतना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी अगर फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ डिटेल में बात करनी है, समझना है, तो आशीष सर को आप फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। इनके पास पूरी टीम है जो, अगर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी में ले जाना चाहते हो या फ्रेंचाइजी लेना भी चाहते हो, तो उसके लिए भी इनकी पूरी टीम है जो आपको मदद कर सकती है। मैं सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाइए, देखिए, समझिए। सर की एक बुक भी है आप सब। बिल्कुल, सपनों से स्टार्टअप तक, और एक 1 to Many नई बुक आ रही है, 2 किताबें हैं। हाँ, तो वो क्या अमेज़ोन पे है वो? बिल्कुल अमेजन पर अवेलेबल है। तो हम उसका लिंक भी डाल देंगे, तो आप जाके वो बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे। अभी हमने आशीष जी से सीखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।